अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले हमने सोचा कि आपकी आज की जो सुबह है ना थोड़ी सी फीकी करें। फीकी इसलिए करें जनाब, आपको याद होगा कि बिजली के बिल्स में इजाफे के हवाले से हमारी जो हुकूमत थी, निगरान हुकूमत, बड़ी परेशान थी। बहुत ज़्यादा उनको अवाम का दर्द था। लेकिन फिर इसी दर्द को रखते हुए 2-3 इजलास हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ेरे निगरानी, लेकिन तमाम इजलास बेसूद रहे। बिजली के बिल्स पर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इजलासों को बुलाया गया था, लेकिन कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद फिर हमारी जो निगरान वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने कमर ठानी और उन्होंने फिर IMF के हुकाम से बात की। उनको कहा कि हम आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देना चाहते हैं। IMF ने कहा कि 100 बिस्मिल्लाह, आप रिलीफ दें, आपकी आवाम है, लेकिन उस रिलीफ के बदले में तजावीज़ हमें देना कि ये जो रिलीफ देने से जो बजट में खसारा होगा इसको मीट कैसे करेंगे आप। अब ये खबर आज आई है कि ये जो तजवीज़ दी गई थी, IMF ने उस तजवीज़ को रद्द कर दिया है। हमारी वज़ारत ख़जाना ने कहा था कि हम रिलीफ दे रहे हैं और इससे सिर्फ 6 अरब रुपए का जो है ना असर पड़ेगा, लेकिन IMF ने यह कहकर मुस्तरद किया है कि आप गलत बात कर रहे हैं। इससे जो आप रिलीफ देंगे 6 अरब का नहीं बल्कि 16 अरब यानी कि 15 अरब रुपए से ज़ायद का इस पर असर पड़ेगा। हमारे जो हुकाम थे, तैयारी तो वैसे नहीं होती हमारे वज़ीरों की, तो वो उनको मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। IMF ने एक मौका दोबारा से दिया है और IMF ने कहा है कि दोबारा से आप तैयारी कर आएँ। और अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि 4 माह के अंदर जो किस्तें बनाई जाएंगी, उन किस्तों के ज़रिए आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। लेट्स सी, अब देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले आज की हाइलाइट्स पर नज़र डालते हैं। हाइलाइट्स के बाद दोबारा से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाइलाइट्स हैं जनाब। श्रीलंका रिमझिम की जद में ज़का अशरफ का बाउंसर, जबकि जेज शाह दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर। महंगाई का सुनामी, अवाम तिनकों की मानिंद बिखर गए। आटे में घाटा, चीनी कड़वी, दाल माश भी बन गई दाले बदमाश। नो तो जनाब, ये तो आज की हाइलाइट्स ही, दीगर अहम सेगमेंट भी शामिल करेंगे। सबसे पहले अब खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं। वैसे तो आजकल खेलों के मैदान से, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो क्रिकेट हो, तमाम या हमारे एथलीट्स की कारकर्दगी हो, तो खेलों के हवाले से बड़ी मज़े की खबरें, बहुत अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। और अब हमारी जो वीमेंस टीम है उसने पहली दफ़ा जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप किया है। पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं वीमेंस टीम के, जनूबी अफ्रीका के साथ हमारे मैचेस से, और अब पाकिस्तानी वीमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ क्लीन स्वीप करके ये मैदान मारा है। तो हमारी जो पाकिस्तान वीमेंस टीम है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हेड्स ऑफ टू यू, जिस तरीके से हमारी वीमेंस ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हम पहले भी बात करते हैं, वैसे तो मेल्स क्रिकेट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हमारी ख़वातीन किसी भी मैदान में, सिर्फ क्रिकेट नहीं, किसी भी मैदान से, किसी भी तरह से सलाहियतों में, काबिलियत में या अपने आप को मनवाने में पीछे नहीं है। और हमारी जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी वीमेंस की, उसमें उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जो तीसरे T20 में पाकिस्तान वीमेंस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट्स पर 150 रन बनाए, जबकि बिस्मा मारूफ और सिद्रा अमीन जो हैं वो 39 रन बनाकर नुमाया रहीं। जवाब में मेहमान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर सिर्फ 144 रन बना सकी और सिर्फ 6 विकेट से उनको शिकस्त हुई। और इस तरह हमारी वीमेंस टीम ने क्लीन स्वीप किया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो ग्रीन शर्ट्स की जानिब से सादिया इकबाल और निशरा सिंधु ने 2-2 विकेट्स हासिल की हैं। पाकिस्तान वीमेंस टीम ने 3 मैचेस की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ ये पहली मरतबा क्लीन स्वीप किया है। और दोनों टीम्स के दरमियान वनडे सीरीज़ 8 सितंबर से शुरू होगी। तो इस तरह हमारी जो वीमेंस टीम है उसने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए क्लीन स्वीप किया है और ये फतह अपने नाम की है। अब आगे वनडे सीरीज़ शुरू हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह हमारी वीमेंस ने T20 में वाइट वॉश किया है, इसी तरह वनडे में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। खेल के हवाले से ये एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारी जो वीमेंस टीम है उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें बारिशों की वजह से जो कोलंबो मैचेस हैं, अगर मैचेस की बात करते हैं, और अब
जो पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश की नज़र हुआ था, बिल आखिर अब होश आ गया है दोनों जानिब से हुकाम को। और हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने भी जो इसके बीसीसीआई के सरबराह हैं उनसे बात की है, भारतीय आला हुकाम से क्रिकेट के। और अब जो कोलंबो में खेले गए मैचेस हैं उनको हेम्बनटोटा में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है, ताकि आइंदा जो भी मैच है बारिश उसमें भंग ना डाले, क्योंकि मुसलसल जो फोरकास्ट आ रही है वो बारिशों की आ रही है। और अगला मैच 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कि कोलंबो में होना था, अब वो हेम्बनटोटा में खेला जाएगा। और एशिया कप के कोलंबो में जो शेड्यूल में तमाम मैचेस हैं वो हेम्बनटोटा मुंतकिल किए जाएंगे। ज़का अशरफ ने जे शाह को पाकिस्तान में मैचेस कराने की भी तजवीज़ दी है, जबकि ज़का अशरफ ने उनको ये भी कहा है बड़े इवेंट को बारिशों के बायस मुतासिर ना किया जाए, क्योंकि इतनी देर के बाद आवाम को एक बड़ा इवेंट देखने को मिला है, और अगर वो भी बारिश की नज़र हो जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा रंग में भंग पड़ेगा और आवाम मायूस भी हुए हैं। तो अब जो 10 सितंबर का मैच है उसके हवाले से भी अगर वो कोलंबो में होता है तो मुसलसल बारिशें मुतवक्के हैं। जो महकमा मौसमियात है, जो फोरकास्ट है वो भी यही है कि बारिशें हो सकती हैं। तो इससे पहले कि जो हमारा दूसरा मैच है 2 के 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान में खेला जाएगा, अब वो भी इससे पहले कि बारिश की नज़र हो उसको भी हेम्बनटोटा मुंतकिल किया गया है। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स अदियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। फवाद साहब, वैसे तो देर आए दुरुस्त आए, हालांकि पहला मैच ही अगर पता था कि बारिशों की नज़र हो सकता है, इसको मुंतकिल कहीं और किया जाना चाहिए था, लेकिन अब हेम्बनटोटा में मुंतकिल किया जाएगा ये मैच। वहाँ की पिच के बारे में भी सर बताइएगा, और क्या कहते हैं जो 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है, पहला मैच अधूरा मैच हुआ, इसको तो सामने रखते हुए हमारी टीम का मोराल काफ़ी हाई होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उस मैच से बड़ा ज्यादा फायदा हुआ है। तो उसे अंदाजा हो गया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या गलतियां हैं और क्या टीम सिलेक्शन अगले मैच में होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का हो गया कि ऑलरेडी उन्होंने देख लिया। और जहां तक इंडिया की क्रिकेट टीम का ताल्लुक है, तो वो जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पे जो खौफ इंडियन बैटर्स को था, अब वो बरकरार रहेगा और अब वो और ज्यादा मोहतात होकर खेलेंगे। तो उन्हें अंदाजा हो गया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा, हमें ये अंदाजा हो गया कि हमें अब किस टीम के साथ जाना है। हमने 4 तेज बॉलर्स के साथ जाना है या 3 तेज बॉलर्स के साथ जाना है, ये अंदाजा हुआ। फिर थोड़ी बहुत अगर कप्तानी में कमी पेशी या कुछ कोताहियां हुई तो वो भी सीखने को मिल जाएगा कि जी इस किस्म की सिचुएशन हो तो किस तरह से कप्तानी करनी है। तो ओवरऑल पाकिस्तान को फायदा हुआ। और पाकिस्तान, ये बात तो तय है कि अगर पूरा 50 ओवर का मैच होता तो पाकिस्तान ये मैच जीतता। कल आपने देख भी लिया कि इंडिया की नेपाल जैसी कमजोर टीम भी एक रीजनेबल स्कोर बना पाई। तो उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इंडिया अपनी बैटिंग पे खेल रहा है, और अगर आपने उनकी बैटिंग को पिछाड़ दिया तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं मैच जीतने के। ठीक, फवाद मुस्तफ़ा साहब, हमने जो लास्ट मैच देखा उसमें हमें फील्डिंग में बहुत से लूप होल्स नज़र आए, बैटिंग तो देखने का हमें मौका ही नहीं मिला। फील्डिंग हमारी काफ़ी वीक नज़र आई। फील्डिंग को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि गुज़िश्ता मैच में जो कोताहियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, उनको हमें रिपीट ना करना पड़े हमारी टीम को? अच्छा, मुझे ये लगता है कि हम थोड़ा थकन का शिकार हैं। जिस किस्म की हमारी ट्रैवलिंग है और हमें आना जाना पड़ रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा थकावट है। और सर, उससे पहले भी पैर दर पे मैचेस हैं, श्रीलंका के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ, रेस्ट का उस तरह शायद मौका नहीं मिला फिर। बिल्कुल, तो वो शायद एक आध मैच में आपको वो चीज नजर आई। अब थोड़ा सा गैप बड़ा था। मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में हमारी कारकर्दगी काफी बेहतर होगी। और आसान नहीं है ये एशिया कप पाकिस्तान को ट्रैवलिंग के हवाले से, जिस तरह से पाकिस्तान को ट्रैवल करना है। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला को फिटनेस के मसाइल ना रहे, और अगर ये टीम रही तो पाकिस्तान पहले मैच के बाद ही, अब तो दुनिया कह रही है कि फेवरेट है इस एशिया कप को जीतने के लिए। उम्मीद ये है कि एज अ टीम हम खेलें, डिलीवर करें। बड़ी अच्छी फॉर्म में लड़के, दोनों बॉलर्स, बैटर्स। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तानी टीम ये टूर्नामेंट मेरे ख्याल से जीतना चाहिए। सर, जीतना तो चाहिए, लेकिन फवाद साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये मेज़बानी का हक अगर 15 साल के बाद पाकिस्तान को मिल ही गया था, अगर भारत
आराम से, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की बाकी टीम्स पाकिस्तान आई हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था। ये जो भारत ने एक बड़ा भूंडा सा जवाब बनाया है और उसको फिर हाइब्रिड मॉडल की तरफ हमें जाना पड़ा, और फिर अब श्रीलंका में जो मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे बारिशें थी, तो ये जो एक हमें रंग में भंग देखने को मिला है, जो मज़ा किरकिरा सा हुआ है, शायद आपको लगता है भारत को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा कि यार ये लुच ना फ्राई करते तो एक अच्छा इवेंट भी देखने को मिलता, पाकिस्तान में मैचेस होते, ज़रा एक अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई फेस्टिविटी हमें देखने को मिलती यहाँ पे। देखिए, उन्होंने जो भी गलती की है उसका हमें तो जो नुकसान हो रहा है, ओवरऑल इंडिया को भी इस चीज़ का नुकसान ज़रूर हो रहा है। स्पॉन्सर्स हैं, मीडिया राइट्स के हवाले से अगर मैचेस पूरे नहीं होते और बारिश की वजह से सही मायनों में एशिया कप नहीं हो पाया और इंडिया पाकिस्तान जैसा मैच डिस्टर्ब हो गया, तो ऑब्वियसली अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या गलती हुई है। लेकिन क्या किया जाए कि जब आप खेलों में सियासत को इन्वॉल्व करते हैं तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं और अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर होता कि पाकिस्तान में ही ये इवेंट होता, और नहीं होता तो ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान में हो जाते, क्योंकि बड़ा अच्छा मौसम है। आप कराची का मौसम देख लें, ओवरऑल लाहौर का भी में एक आध बार ज़रूर बारिश हो सकती है, लेकिन कराची के जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पर तो ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान इतना बड़ा है कि बहुत सी जगहें ऐसी थी कि जहाँ पर सुकून से मैचेस हो सकते थे। लेकिन जब आप के अंदाज में सोचते हैं और स्पोर्ट्स और सियासत को मिलाते हैं तो फिर आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। बट आखिरकार एशिया कप के लिए इंडिया का भी वक्त यहाँ पर आया है, बाकी भी लोग आए हैं, तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में या अगले साल में इवन इंडिया भी ये चीज़ रियलाइज़ कर गया है कि उसे पाकिस्तान के साथ ज़रूर खेलना पड़ेगा, यहाँ आके भी खेलना पड़ेगा, और पाकिस्तान इंडिया भी जाएगा। तो अब ये ज़्यादा अरसे चीज़ चल नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी टीम अब इतनी बड़ी हो गई है कि इसके साथ खेलना हर टीम के लिए ज़रूरी हो जाएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो बीसीसीआई के सदर जो हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं, ज़का अशरफ साहब से माहौल में उनकी मुलाकात हुई है, तो आपको लगता है कि अब आइंदा होने वाले मैचेस जो हैं पाक भारत, वो उनमें ज़रा हालात में बेहतरी आ सकती है? वरना क्योंकि जो जय शाह, आपको भी पता है, वो अमित शाह के जो पॉलिटिशियन हैं और उनकी पाकिस्तान के बारे में जो सोच है वो आपके सामने है। वैसे तो भारतीय सियासत का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है हमारी खेल में भी भारत के, तो अब आपको क्या फवाद साहब लगता है कि कुछ क्रिकेट के हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, या एक ये भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि ये जो मैचेस हैं उनको दुबई भी मुंतकिल किया जा सकता है? अगर दुबई मुंतकिल किया जाता है फवाद साहब इन मैचेस को, तो वो कैसा रहेगा? वहाँ की पिच, वहाँ का मौसम जो साजगार तो है, पाकिस्तान के हवाले से, खेल के हवाले से किस तरह का वहाँ पे मैच देखने को मिलेगा हमें? नहीं, इत्तेफाक से मैं दुबई में था रिसेंटली, तो मुझे तो नहीं लगता जिस किस्म का गर्म मौसम है वहाँ पर 50 ओवर की क्रिकेट हो सके, कि पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि फील्स लाइक कि ऑलमोस्ट रात के 10-11 बजे भी चल रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि दुबई में हो। जहाँ तक आपने कहा इंडिया पाकिस्तान सीरीज का, तो मुझे तो लगता है कि आने वाले साल में, एक साल के अंदर, अब से लेके वर्ल्ड कप के बाद भी इंडिया पाकिस्तान की एक सीरीज होनी ही होनी होगी। जिस तरफ हमारी क्रिकेट जारी, में सियासी हालात पे बात नहीं कर रहा, जितनी तगड़ी हमारी टीम बनती जा रही है ना, जितने स्टार्स अब पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, बड़े सालों बाद एक टीम ही है, तो उससे ना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब इस टीम को देखना चाहते हैं, इन स्टार्स को देखना चाहते हैं। ये वही वक्त है जो एक ज़माने में पाकिस्तान के प्लेयर्स के नाम, क्रिकेटर्स के नाम हर बच्चा जानता था, तो वो दोबारा से एक टाइम वापस आ गया है। बाबर एक स्टार है, शाहीन है, नसीम है, हारिस है, इमाम है, फखर है, तो इतने सारे स्टार्स आ गए हैं। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स, जैसे हम विराट कोहली के फैन हैं, हम धोनी के फैन थे, हम सचिन के फैन थे, उसी तरह इंडिया में भी सारे इनके फैन मौजूद हैं। ज्यादातर लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, ज्यादातर लोग पाकिस्तान इंडिया की सीरीज देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सारा कुछ होगा और करना पड़ेगा। फवाद साहब, एक दफ़ा फिर से ज़का अशरफ साहब ने जय शाह को पाकिस्तान में मैचेस खेलने की दावत दी है। अब बिलाशुबा पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में अब पहले नंबर पर टीम है, अब इसको उस तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद हमारी यही कमज़ोरी है जिसका भारत फ़ायदा उठाता है और हमें बार बार
हॉन्ट भी करता है, टॉन्टिंग भी करता है कि अगर इतना मसला है, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आप क्यों मार रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल की तरफ क्यों आ रहे हैं, तो इनकार कर दें, एशिया कप ही नहीं होगा। आपको लगता है कि हमेशा से हमारी इस वुसअत क़ल्बी को या हमारी आला ज़रफ़ी को या मैचेस के हवाले से जो हमारी एक सोच होती है कि यार ठीक है इवेंट होना चाहिए, कोई बात नहीं, ये जो बड़े दिल का हम मुज़ाहरा करते हैं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। ज़का अशरफ साहब ने जो दोबारा से यकीन दहानी उनको कहा गया है कि पाकिस्तान में आप मैचेस के लिए भारत को भेजें, ये मुनासिब रवैया है कि हमें भी कहीं ना कहीं दो टोक मौक़िफ़ अपनाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम अगर किसी भी वर्ल्ड कप में या किसी भी मैच में इग्नोर होती है और वो इससे इनकार करती है तो फिर सीरीज़ भी मुतासिर होती है। लोग तो पाकिस्तान और भारत का ही मैच देखना चाहते हैं। ये अफ़गानिस्तान, नेपाल या श्रीलंका ये तो सर एक एडिशन है फ्लेवर के तौर पर। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अगले 2 महीने या महीने भर ज़का अशरफ साहब रहेंगे? अगले दिन का नहीं पता सर, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के हालात कुछ भी हो सकते हैं। भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारा बोर्ड की भी जो सूरत हाल है वो भी हमारी वाज़ेह नहीं है। जब एक आदमी लंबे अरसे के लिए बैठता है या एक तरीका कार तय होता है तो आपकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। बदकिस्मती पिछले 6 महीनों से जो सूरत हाल क्रिकेट बोर्ड की भी चल रही है ना, जब हम खुद उस पोजीशन में नहीं है कि हमारी और सामने वाला देख रहा होता है, मजाक भी हो रहा होता है कि हो क्या रहा है, तो आपकी बात की उतनी अहमियत नहीं रहती। पहले ये बात तो तय हो जाए कि हमारे अपने चेयरमैन कितने अरसे तक रहेंगे और कौन रहेगा और क्या तरीका कार होगा। तो ये हमें भी अपने घर को बेहतर करना है। चीजें जिस चलाई जाती हैं, जब तक आप इसको नहीं करेंगे आपकी बात में वो वजन ही नहीं होगा। इससे उस पर बात हो रही थी, वो चले गए, अब ज़का साहब आए, अभी कुछ नहीं पता है कि क्या ये कितना रहते हैं। तो एक आदमी अगर थोड़ा अरसे के लिए रहेगा तब उसकी बात में भी वजन होगा, एक तरीका कार भी तय हो। ये एक बहुत गलत चीज़ है कि हमारे यहाँ हुकूमत के साथ ही क्रिकेट बोर्ड का सरबराह चेंज हो जाता है और फिर कोई हुकूमत आती है, फिर चेंज हो जाता है। सर यही मसला है ना, हमारे यहाँ इदारे उतने मजबूत नहीं हैं, शख्सियत ज़्यादा मजबूत हैं, शख्सियात ज़्यादा मजबूत हैं, और फिर यही होता है कि जब एक शख्सियत नई शख्सियत आती है वो अपनी लेगेसी को कैरी करती है और पुराने वाले के जो फैसले होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। दीगर अहम सेगमेंट भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सादिकाबाद का बख्तावर मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ बड़ा एक हैरत अंगेज़ वाक़या आया, अकल उससे दंग रह गई। वाक़या ये हुआ कि एक 10 माह की बच्ची थी, बड़े दिनों से उसके पेट में दर्द था, तो उसकी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको हॉस्पिटल लेके आया गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची की अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। जब अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची के पेट में ना एक झिल्ली है, रसोली है एक। उसको जब देखा गया तो फिर मालूम हुआ, जब डॉक्टर्स ने ज़रा उस पर रिसर्च की, गौर खोज किया, तो पता चला कि 10 माह की बच्ची के पेट में 2 किलो का बच्चा ज़िंदा था और वो जन्म ले रहा था वहाँ पे। तो डॉक्टर्स को बहुत हैरत हुई, ये हुआ कैसे, और समझ से बाहर है ना कि 10 माह की बच्ची है और फिर 2 माह का बच्चा, 2 किलो का बच्चा उस बच्ची के पेट में है, 10 माह की सिर्फ बच्ची के। अब ये वाक़या क्या हुआ, जिन डॉक्टर साहब ने ये ऑपरेशन किया, डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस वाक़े की हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताइएगा, एक 9-10 माह की बच्ची और उस बच्ची के पेट में बच्चे का होना, सर इस वाक़े में क्या हकीकत है? आपने तो खुद ये ऑपरेट किया है, मामला है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये बच्ची जो है ना 9 महीने की नहीं, ये बच्ची 10 महीने की है। 9 महीने से ये तकलीफ़ में थी। जब ये 1 महीने की थी तब से ये बहुत ज़्यादा रोने की वजह से मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास इसके पेरेंट्स इसको लेके जाते रहे हैं, जो प्रॉपर तशख़ीस नहीं हो सकी, क्योंकि ये बहुत ही रेयर एक कंजेनिटल एनॉमली है, जो बहुत रेयर होने की वजह से तशख़ीस प्रॉपर नहीं हो सकी। जब ये मेरे पास आई तो ये 10 महीने की थी और इसको पेट में दर्द को जो है 9 महीने गुजरते हो चुके थे। मेरे एग्जामिनेशन पे इसको पेट में रसूली और पानी की थैली फील हुई, तो मैंने इसको रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड वाले ने कंफर्म बताया कि एक रसूली है और साथ पानी की थैली है, जिसमें 800 साढ़े 800 सीसी के करीब पानी भी है। और उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेट का एडवाइस भी किया, होना भी चाहिए था, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम इसके CT स्कैन या MRI नहीं करवा सके और हमने प्लान किया ऑपरेशन का,
दौरान ऑपरेशन हमने जब बच्ची का पेट ओपन किया तो हमें जो है ना हैरत हुई कि एक बच्ची के पेट के अंदर ही फीटस ग्रो कर रहा था, जिसको हमने बड़े एहतियात से और बड़ी सर वैसे ये तो मेडिकल की दुनिया का देखा बड़ा एक अनोखा सा केस है। डॉक्टर साहब फिर ये बताइएगा कि इस केस को, इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आपने रिजॉल्व कैसे किया फिर इस केस को? हाँ जी, ये केस असल में ये इसकी तशख़ीस लेट होने की वजह से ये बच्चे जो हमारे पास आते हैं इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन ही है, जब भी तशख़ीस हो जाए। तो प्रॉपर तशख़ीस तो नहीं थी, हमने तो इसको एज़ अ रसूली, पेट के रसूली करके खोला, तो ये हम जो फीटस मिला और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऑपरेशन करके इसके रसूली वगैरह जो है ना अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो 9 माह की है, इसके पेट में बच्चा है या कोई बीमारी है, ये मामला है क्या आपने इसकी तशख़ीस की है, डायग्नोज क्या हुआ सर फिर? जी, हम ये इसको बीमारी ही लेबल करेंगे क्योंकि बच्ची हमारे पास पेट में दर्द के और पेट में रसोली की कंप्लेन के साथ आई, तो हमने इसको एज अ बीमारी इसको लेबल करना है। इसको ऑपरेशन भी हमने रसोली के लिए ही किया था, लेकिन ये तो अल्लाह की कुदरत है कि एक फीटस हमें मिला। तो ये बीमारी असल में जुड़वां बच्चों के प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक तरीक़ाकार है जिसमें जुड़वां बच्चे की पैदाइश के दौरान जो है या अफजाइश के दौरान एक जुड़वां बच्चा माँ के पेट के अंदर से गायब होके बच्चे के पेट के अंदर जो है ना ग्रो करना शुरू। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दुनिया में अब तक कितने ऐसे अनोखे केसेस, तो कहा जाता है, ये हमने सुना है कि 5 लाख में से कोई एक केस ऐसा होता है। सर कितने केसेस अब तक ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में? जी, इस तरह के केसेस जो है ना दुनिया में फ़र्स्ट केस तो 1945 में हुआ था, रिपोर्ट हुआ था। बाकी वक्फे से वर्ल्ड वाइड ये रिपोर्ट होते रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ रिपोर्ट हुए हैं लेकिन अंडर रिपोर्ट रहे हैं। ये अपनी नौइयत का ये पहला ही केस हम कह सकते हैं क्योंकि इसको मीडिया ने हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, इस वजह से ये बहुत ही मुनफरिद केस है। तो ये केस ऑलरेडी रिपोर्ट हुए हैं, लेस देन 200 केसेस। ऐसे मामलात होते हैं तो हम देखते हैं कि लोग तोहम परस्ती की जानिब जाते हैं, बहुत अजीबोगरीब बातें की जाती हैं। तो साइंस इस केस को किस तरह से देखती है, साइंस में इसकी क्या मंतक है? देखिए इसमें ना तोहमत परस्ती का कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें हमल या बच्चे के पेट के अंदर बच्चा नहीं होता, ये असल में इसका जुड़वां भाई या बहन होता है जो माँ के पेट से अलग होकर उस बच्ची के पेट में या ग्रो करना शुरू कर सकता है। तो ये अमल लड़कों में भी पॉसिबल है, ट्विंस जुड़वा में लड़कों में भी हो सकता है। इसलिए इसमें तोहमत परस्ती या इल्ज़ाम लगाना या बच्चे का या गुनाह कोई इस तरह के कोई इशू नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो लाखों में एक आध बच्चे में होता है, तो ये लड़कों में भी हो सकता है। इसलिए इसमें हम ये नहीं कह सकते कि, बल्कि कहना गुनाह ही है कि हम तोहमत लगाएं। ठीक साहब ये बताइएगा, सारी चीज़ें हो चुकी तो बच्ची की हालत कैसी है? अब ज़रा बच्ची की हालत के बारे में बताइएगा। अब ठीक है वो बिल्कुल? जी, ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन के दौरान हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ऑपरेशन करने के बाद बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक है। आईसीयू केयर के बाद बच्ची स्टेबल है, काफ़ी ख़तरे से बाहर है। और हम बाकी इसकी फ्यूचर में हम इसके जो हमने फीटस निकाला है उसको हम लेबॉर्ट्री के लिए में भेजा हुआ है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें जो है ना कुछ कह सकते हैं। आम तौर पर ये बिनाइन डिजीज़ है, दोबारा होने का या बच्ची की लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अच्छा सर ये बताइएगा कि ऐसे जो केसेस होते हैं इनकी तशख़ीस किस तरह हो सकती है और कितना ज़रूरी है कि बर वक्त इसका इलाज करवा लिया जाए ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो? जी, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत रेयर डिजीज़ है, लाखों में एक आध बच्चे को होती है इस, और दूसरा बच्चे में बज़ाहिरी तौर पे कोई पैदाइशी नुक्स नहीं होता। जब बच्चे को कोई कंप्लेन होती है, इवन के बाज़ औक़ात पूरी लाइफ कुछ केस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि पूरी 20-22 साल के बच्चों में या लड़कों में जाके पेन या कोई रसूली वगैरह फील हुई है तो ऑपरेट किया गया है। तो इसलिए बज़ाहिरी तौर पे बच्चे नॉर्मल होते हैं, इसलिए इनकी तशख़ीस और इलाज लेट ही होता है हमेशा। जी, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा डॉक्टर साहब के आपने कहा कि इसकी तशख़ीस, इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं सर? डायग्नोज करना मुश्किल क्यों है? अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, बाकी ऑपरेटर्स भी, अब तो इतना जदीद इक्विपमेंट आ चुका है, तो फिर इसको डायग्नोज करना सर इतना मुश्किल कैसे है? जी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये बीमारी बहुत ही रेयर है, तो इसकी तशख़ीस और इलाज बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही कोई कंप्लेन के साथ होता है तभी जब इसको हम डायग्नोज भी कर सकते हैं और प्रॉपर ऑपरेट करते होते हैं।
तो ये बहुत रेयर डिजीज़ है, इस वजह से सर्जन्स, ऑपरेटिंग सर्जन्स का और रेडियोलॉजिस्ट का ध्यान इस तरफ कम ही जाता है, इसकी तशखीस की तरफ। तो ये डायग्नोज मोस्टली ये पर ऑपरेशन के दौरान ही तशखीस हो पाती है और ऑपरेशन के दौरान ही हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक है, वो खैरियत से है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर चुकी है, अब फासले सिमट चुके हैं। एक सेकंड में आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपका प्यारा दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, दूर रहने का सबसे बड़ा जो मसला है, जो ख़ासतौर पर परदेश में होते हैं, अपने प्यारों के फंक्शंस, उनकी खुशी में शामिल होना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो आ नहीं सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग सिर्फ इसलिए फंक्शन में नहीं जाते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इस चीज़ को मजबूरी बनाते हैं। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादियों में सलामी देने से डरते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो इस वजह से शादी में नहीं आते। तो इन तमाम चीज़ों का अब तोड़ निकाल लिया गया है जनाब। अगर आपके प्यारे आपसे दूर भी हैं और आप उनकी शादी में शिरकत नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप शिरकत करना चाहते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो अब इसका तरीका भी डिजिटल वर्ल्ड ने निकाल लिया है। अब बाकायदा एक QR कोड बनाया गया है। फ़र्ज़ करें आप देश से बाहर हैं, अपने मुल्क से बाहर हैं और आप अपने किसी अजीज़ की शादी में शिरकत करना चाहते हैं, उसको कोई सलामी देना चाहते हैं, कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं, तो वो एक QR कोड आपके सामने आएगा, जिस तरह ये देखें, और बाकायदा आप हाथों पे मेहंदी लगाकर उसका डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं। और अगर कोई सलामी भेजनी है तो उस कोड को आपने स्कैन करना है। वो स्कैन करने के बाद सारे जो भी आपकी सलामी है, जो आपका गिफ्ट है, वो वहाँ पे उन तक पहुँच जाएगा। तो अब शादियों में जो शिरकत ना करके जो जवाज़ बनाया जाता था ना कि अब आप दूर हैं, आप आ नहीं सकते हैं, आपकी मजबूरी है, तो अब ये मशकूक शिरकत जो है ना आपकी, इस डिजिटल मीडिया ने, इस डिजिटल वर्ल्ड ने दूर कर दी है। अगर आप अपने प्यारों की शादी में, उनकी खुशियों में शरीक होना चाहते हैं, तो आप दूर भी हैं तो इससे कोई मसला नहीं है, आप उनकी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। तो ये QR कोड है। तो यही वजह है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जब से दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, तो अब ये सारे मामलात दूर हो गए हैं। अब कोई जवाज़ नहीं है। आप शिरकत करना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैन करें और आप उनको तोहफ़े भी भेज सकते हैं, हाथों पे मेहंदी के डिज़ाइन लगाकर भी भेज सकते हैं और बाकायदा उनको सलामी भी दे सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है जो इस डिजिटल वर्ल्ड ने सोल्व कर। मज़ीद शामिल करेंगे अहम सेगमेंट्स भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो ख़ासतौर पे मुआशी हालात हैं, वो तो हम सबके सामने हैं। हर चीज़ महंगी हो चुकी है। पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी अपनी अबूर कर चुका है, डॉलर इतना महंगा हो चुका है, चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अच्छा, अब ख़ास तौर पे हम चीनी की बात करेंगे कि इस मौजूदा हालात में, दौरे हाज़र में, जब हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है और चीनी का हसूल भी बहुत महंगा हो चुका है, तो ऐसे में चीनी का मुतबादिल क्या है, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? बल्कि कुछ डॉक्टर्स का तो ये कहना है कि कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं। मतलब अगर चीनी महंगी हुई है तो इससे आप जान भी छुड़वा सकते हैं और इसके अल्टरनेटिव के तौर पे बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हैं और वो आपकी चीनी की जो चीनी है उसकी कमी को भी पूरा कर सकती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? चीनी के मुतबादिल के तौर पे कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ हमारी सेहत भी बेहतर रहे और जो चीनी की कमी है वो भी पूरी हो सके? इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, एक तो ये कहा जाता है ना कि चीनी बहुत महंगी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग चीनी इस्तेमाल भी करते हैं। सर, मौजूदा हालात में चीनी का मुतबादिल क्या है? और ये भी कहा जाता है चीनी तो वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो कुछ सस्ता मुतबादिल भी हो और सेहत के लिए भी अच्छा हो, कुछ सजेस्ट कीजिएगा सर हमारे व्यूवर्स को। डॉक्टर सईद खान साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, उनसे शायद रब्ता मुनक़ता हो गया है। तो इन हालात के अंदर हमेशा हम देखते हैं दुनिया भर में, जब चाइना की एक मिसाल हमारे सामने है कि जब चाइना में चीनी महंगी हुई थी तो वहाँ के लोगों ने एहतजाजन जो है चीनी खाना छोड़ दी थी, तो उसके बाद चीनी कम आ गई थी, क्योंकि सारा मामला डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अब हमारे यहाँ मसला ये है, हम लोग रोते भी हैं, कुटते भी हैं, पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज भी करते हैं और साथ साथ फ्यूल डलवाते भी हैं। ज़ाहिर बात है मजबूरी भी है, लेकिन हम लोग ऑल्टरनेटिव्स पर नहीं जाते। दुनिया भर में जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनका बजट हमारे जो बजट से 10 टाइम 100 टाइम्स बड़ा है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं
वो साइकिलिंग करते हैं, साइकिल यूज़ करते हैं। इससे एक तो आपकी फ़ज़ाई आलूदगी जो है उसका ख़ात्मा भी होता है। फिर उसके बाद जो हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, फ्यूल डलवाना पड़ता है, उसकी आप खपत से भी जान छूटती है, इतना महंगा फ्यूल है। तो हम लोग मुतबादिल पर गौर नहीं करते हैं। हम लोग बस यही देखते हैं कि चीनी बहुत महंगी है, फ्यूल बहुत महंगा है, लेकिन डलवाते भी हैं। जब तक अनटिल और अनलेस हम इसके अल्टरनेटिव्स पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम इसके मुतबादिल पर गौर नहीं करेंगे, हालात तो ऐसे ही रहेंगे। अब दो ऑप्शन हैं, या तो आप खुद को महंगा कर लें या फिर उसके मुतबादिल की तरफ चले जाएं। डॉक्टर एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सर हमारे व्यूवर्स को सजेस्ट कीजिएगा, अब चीनी इतनी महंगी हो गई है, इसको सेहत के लिए मुज़र भी कहा जाता है, तो सर क्या ऐसा दूसरा ऑल्टरनेटिव है, गुड़ है, शक्कर है, जो कि सस्ते भी हैं मुआशी तौर पर और उनकी सेहत के हवाले से ये भी कहा जाता है कि चीनी की निस्बत आपकी सेहत भी बेहतर रहती है अगर ये आप यूज़ करते हैं? जी डॉक्टर साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे प्रोग्राम में मदद करने के लिए। चीनी यकीनन एक ज़रूरी जुज़ समझा जाता है हमारे माशरे में, लेकिन जब जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? जी जी सर प्लीज़। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है सर, बात कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चीनी यकीनन हमारे माशरे में एक अहम जुज़ समझा जाता है, लेकिन अगर हम हेल्थ या सेहत के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसकी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसा निज़ाम बनाया है जिसमें हमारे जिस्म खुद मुख्तलिफ जो खुराक हम लेते हैं उससे अंदरूनी तौर पे शुगर बनती है और वो कंज्यूम हो जाती है, जिससे सेहतमंद भी रहता है और मुज़र असरात भी नहीं होते। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम चीनी इस्तेमाल की जाए, तो ये सेहत के लिए अच्छा है। वैसे भी सेहतमंद रहने के लिए भी सही है, और जिस तरह आपने बताया कि चीनी इतनी महंगी है तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इसके अच्छे साबित हो सकते हैं। तो कम से कम चीनी इस्तेमाल करनी चाहिए, और बाकी ग़िज़ाई प्रोडक्ट्स हमारे हैं, फ्रूट्स में हमारे पास काफ़ी शुगर मौजूद होती है। जो रूटीन स्टार्च हम लेते हैं, रोटी चावल, उसमें शुगर के जो अज्जा है वो हमारे लिए काफ़ी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सर ये बताइएगा, चूंकि हमारे घरों में इतना रवाज पड़ चुका है, इतना हम मीठा खाते हैं, चाय में चीनी है, खाने में हमारे मीठा है, और बेशुमार चीज़ों में हम चीनी, शरबत पीते हैं उसमें भी चीनी डालते हैं। सर ये भी बताइएगा, चीनी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह कितनी है, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं शायद यही सोचकर अपने ऑल्टरनेट की तरफ चले जाएं कि चलें सेहत तो कम से कम बेहतर होगी और दूसरा मीडियम जो है वो सस्ता भी है। चीनी के नुकसानात सर कितने हैं इंसानी जिस्म पर अगर हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं? जिस तरह आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग जो हम बताते रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हमसे सेहतमंद होते हैं, और यही वजह है कि गैर ज़रूरी तौर पे वो चीनी इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो नेचुरली जो अवेलेबल स्वीट्स थे वो यूज़ होते थे। जिस तरह हनी है या खजूर के जो मिठा है वो यूज़ करते थे। तो हमारे यहाँ भी ज़रूरी है कि हम इस तरह अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, उस पर मूव करें। तो ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, बल्कि सेहत के हिसाब से भी हमें सेहतमंद और तवाना जो है ज़िंदगी को बसर करने के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि गैर ज़रूरी शुगर को छोड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती है, जिसमें दिल के अमराज है, बुलंद फिशार खून है, या डायबिटीज़ है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, और बिल्कुल। तो कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी जो इस्तेमाल है शुगर डायरेक्ट उसका रोका जाए, और अल्टरनेटिव जो सोर्सेज है उसको इस्तेमाल किया जाए। फ्रेश फ्रूट्स हैं, हनी है, शहद जिस तरह है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि उसकी मिकदार भी कम इस्तेमाल होती है और वो सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद है। अच्छा सर ये बताएं कि शक्कर और गुड़ के बारे में बताइएगा, क्योंकि हम अक्सर घरों में हमारे चीनी के अल्टरनेट के तौर पर शक्कर और गुड़ को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कितना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? क्या इसका चीनी का मुतबादिल ये हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर सईद साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि चीनी बेशुमार नुकसानात भी हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए हम सब जानते हैं उनको मना किया जाता है। फिर उसके अलावा मोटापा, जो ओबेसिटी है, हर दूसरे शख्स को इस चीज़ का मसला है।
तो इन हालात के अंदर ना बजाय इसके कि हम सिर्फ हालात का रोना रोएं, हम यही कहें कि चीनी महंगी हो गई है और उसके साथ साथ ख़रीदते भी जाएं, तो बेहतर यह है कि आप उसके मुतबादिल के तौर पर दूसरी चीज़ों को ऑप्शंस में लेकर आएँ, उनको इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत जो है वो भी ठीक रहे और फिर जो महंगाई है उसमें भी कम से कम आप पे जो उसका बोझ है वो कम पड़े। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की बदलती रुतों की। तो जनाब अब ज़रा मौसम जो है उसने अपने तेवर दिखाना शुरू किए हैं। जो गर्मी का ज़ोर ख़त्म हो रहा है और उसने अपना रंग दिखाना शुरू भी कर दिया है। रावलपिंडी, अटक और जेहलम में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि हवाएं इतनी तेज़ थीं कि बाज़ जगहों पर जो है गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचा है। दरख्त इन पर गिरे हैं जिसके बायस गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स जो हैं उनको नुकसान पहुँचा है। उसके साथ साथ सवाबी, बाजोड़ और मर्दान में भी बारिश हुई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी गर्मी का जोर टूटेगा और बाज़ इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, आंधी और तूफ़ान का भी खदशा है। सो ये जो मौसमी तगय्युर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इस चीज़ की अलामत है, क्योंकि सितंबर का स्टार्ट हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जोर टूटने लगा है और अब उम्मीद है कि जो पिछले महीने, इस महीने जितने एसी वगैरह चले हैं और जितने बिजली के बिल्स आए हैं, तो अब शायद इसके बदले बिजली के बिल्स में भी आपको रिलीफ मिले। ज़रा मौसम बेहतर होना शुरू हुआ है। तो मुल्क के बेशतर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो मौसम जो है गर्म और मरतूब ही रहेगा, लेकिन जो ये हमारे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर जो है ना अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर रहा है। तेज़ हवाओं और बारिशों का भी इम्कान है। तो इसका मकसद यही है कि जनाब गर्मी जो है अब चंद दिनों की मेहमान है, गर्मी जाने वाली है, मौसम बेहतर हो रहा है। इस दफ़ा गर्मी के जाने की एक तो खुशी तो ये होगी कि दोहरी खुशी होगी गर्मी के जाने की। सबसे पहली खुशी ये होगी कि गर्मी जा रही है, हमारी गर्मी से जान छूट रही है, और दूसरी जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि बिजली के बिल से हमारी जान छूटेगी। अब एसी चलाते हैं लोग, एसी के साथ भी पसीना नहीं रुकता है, ये सोच के यार एसी चल रहा है इसका बिल कितना होगा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इस दफ़ा आवाम को उससे रिलीफ मिलेगा। तो अब अल्लाह करे ये गर्मी जल्दी जल्दी जाए, जिसके बायस जो है जो बिजली के बिल्स हैं उनसे भी हमारी जान छूटे, ज़रा मौसम बेहतर हो। जब मौसम अच्छा होता है तो आपका मिजाज भी अच्छा रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ज़रा तारकीन वतन की बात करते हैं। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि गैर कानूनी तारकीन वतन जाते हैं, डंकी लगा कर जाते हैं, कश्ती के ज़रिए जाते हैं, और फिर बड़े अफसोसनाक सानेहात भी होते हैं। पिछले चंद अरसे में जो कश्ती डूबने का वाक़या हुआ था, बल्कि वो वाक़या नहीं था, सानेहा था, और 200-300 के करीब लोग जो उसके अंदर डूब के जाँ बहक हो गए थे। अब बरतानिया में तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद पहुँच रही है कश्तियों के ज़रिए, जिसने एक रिकॉर्ड बना लिया है। ख़बर ये है कि छोटी कश्ती के ज़रिए 872 तारकीन वतन जो हैं वो बरतानिया पहुँचे हैं। उसके अलावा 10 अगस्त को एक दिन में, सिर्फ एक दिन में 756 तारकीन वतन बरतानिया पहुँचे हैं, जबकि रमा बरस कश्तियों पर बरतानिया पहुँचने वालों की जो तादाद है वो 21,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसमें सिर्फ दूसरे ममालिक के लोग नहीं हैं, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन जो मुल्की हालात हैं, जो एक इंटरनेशनल ग्लोबली एक रिसेशन चल रहा है, उसके बाद अब लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में मूव करना शुरू हुए हैं, और तारकीन वतन की तादाद में इजाफा जो है बरतानिया के लिए चैलेंज बन चुका है। बरतानिया में 1,75,000 से ज़ायद लोग हैं जो कि सियासी पनाह के मुंतज़िर हैं, और बरतानिया के लिए दर्द सर बन चुका है। जबकि गुज़िश्ता दहाई के दौरान छोटी कश्तियों के ज़रिए समंदर पार करते हुए एक बड़ी तादाद थी जो हलाकतों का शिकार भी हुई है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो कश्ती सानेहा हुआ था। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने इस पर बड़ी आवाज़ भी उठाई है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, सिर्फ उनकी एक ख्वाहिश ये होती है कि ज़रा उनके घर के हालात बेहतर हों, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में जाते हैं। अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में बेचारों ने क्या जाने, उनकी लाशें वापस आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है, दुनिया भर को इस चैलेंज का सामना है। अच्छा, उसके बाद अब भारत से खबर शामिल करते हैं। भारत में मुसलमानों के हवाले से जो दोहरा रवैया रखा जाता है वो तो सबके सामने है। जितना मर्जी दुनिया को अपना सेकुलर भारत का चेहरा दिखाए, लेकिन एक एक वाक़या ऐसा होता है जो कि भारत के सेकुलर दावों की नफ़ी करता है, उनकी कलई खोल के सामने रख देता है। अब भारत की जो रियासत है कर्नाटका, वहाँ पे एक उस्ताद है जो कि टीचर तो रूहानी बाप होता है, लेकिन वो हिंदुत्व नज़रिए का प्रचार करता हुआ उस्ताद था। अब उसका आप मुसलमानों से तासुब ये देखें, उसका मुतासिबाना रवैया मुलाहजा करें कि 2 मुस्लिम बच्चे जो बेचारे छोटे बच्चे थे,
वो लड़ रहे थे और उसने उनको ना सिर्फ मारा बल्कि कहा कि आप मुसलमानों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, आप पाकिस्तान चले जाएं। बच्चों को बड़ा बुरा लगा क्योंकि उनके लिए तो उनका वतन, उनका देश, उनका सब कुछ भारत ही है। और उसके बाद जब बच्चों ने घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने उनकी शिकायत लगाई और उनकी शिकायत की, तो अब शनीद ये है कि उनके ऊपर जो है इंक्वायरी कमेटी तो तश्कील दे दी गई है, लेकिन कमेटीज़ बनती हैं। असल में ये पहला वाक़या नहीं है, भारत में आए रोज़ ऐसे वाक़यात मामूल बन जाते हैं। आपको याद होगा भी चंद दिन पहले ही हमने वो स्टोरी कवर की थी जिसमें एक टीचर, एक खातून टीचर मुस्लिम बच्चे को भारतीय बच्चों से, जो भारतीय स्टूडेंट थे, जो वहाँ के हिंदू स्टूडेंट थे, उनसे थप्पड़ लगवा रही है कि इनके मुंह पे थप्पड़ मारो। यानी कि इतनी नफ़रत, इतना जहर उछाला जा रहा है कि वो मासूम बच्चे, वैसे तो कहा जाता है बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन ये जो टीचर जिनको बाप का दर्जा दिया गया है, जिनको रूहानी बाप कहा गया है, तो उनके अंदर भी ये हिंदुत्व नज़रिया जो है, ख़ास तौर पे बीजेपी जबकि ये मोदी सरकार हुकूमत में आई है, तो इतनी ये पेनिट्रेशन हो चुकी है नफ़रत की, तासुब की। अच्छा, ये सिर्फ रवैया मुसलमानों के साथ ही रवा नहीं रखा गया, दिल्लत वहाँ के जो फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो दूसरी अक़लियतें हैं, उनके साथ भी इसी रवैये का प्रचार किया जाता है, ऐसा ही सलूक किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उनकी दूरअंदेशी पर एक दफ़ा फिर से उनको सलाम अक़ीदत पेश करने को दिल करता है कि उस वक्त कायदे-आज़म ने ये भांप लिया था कि अगर मुसलमान इसी तरह रहे हैं तो इसी तरह रहेंगे तो ये हालात होंगे। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। भारत के जो मुसलमान हैं, जिस कर्ब से वो अपनी इबादत सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, गाय को लेकर फिर जिस तरीके से वहाँ पे कत्ल गारतगिरी की जाती है, सिर्फ मुसलमानों के साथ ये रवैया नहीं है, पूरी अक़लियती बरादरी जो है वहाँ पर। लेकिन इसके ऊपर सितम बालाए सितम ये है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों को कोई पूछने वाला नहीं है। यूनाइटेड नेशन किस मरज़ की दवा है, पाकिस्तान में एक चिड़िया भी अगर पर मारती है तो फ़ौरन से पहले इंसानी हकूक़ की तंजीमें सर उठा लेती हैं। लेकिन भारत के अंदर इंसानों की जो जान है उनको भी किसी खाते में नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनका कसूर ये है कि वो मुसलमान हैं या अक़लियतें हैं। हाजिर के बाद ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रोज़ाना हम एक ही गर्दान का राग अलापते रहते हैं, वो यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसमें कोई शक भी नहीं है। हालात शायद जितने अब ख़राब हुए हैं, शायद पिछले 75 साल में उन हालात का सामना ना करना पड़े। यही वजह है कि जो हमारा नौजवान तबका है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो यहाँ से मायूस होकर बड़ी तादाद में बाहर का रुख कर रही है। सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 9 से 10 लाख के करीब नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान को खैरबाद कह चुके हैं। अच्छा, जो अब एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये आया है कि अगस्त में महंगाई की शरह में 27.4% इजाफा हुआ है। 27.4% महंगाई की शरह हुई है। अगस्त में महंगाई में 1.7% इजाफा हुआ है, जबकि जो AFP जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक हुकूमत रुपए की कदर में कमी और यूटिलिटी स्टोर्स पर बिल्स में काबू पाने पर नाकाम रही है। सारा मलबा गरीब पर डाल दिया जाता है, आवाम पर डाल दिया जाता है। आम आदमी क्या, सफ़ेद पोश तबका जो है वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। लोगों को जो बिल्स की बात हो, फ्यूल की बात हो, हर चीज़ एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। क्या आइंदा आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ मिलेगा, हालात कुछ बेहतर होंगे या फिर महंगाई में मज़ीद ही इजाफा होगा? इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर हुसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये जो महंगाई की शरह में आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है, आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी या हालात कुछ बेहतर होंगे? जो शमशाद अख्तर साहिबा हैं, निगरान वज़ीर ख़जाना, IMF से भी उन्होंने बात की थी कि रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही कि IMF ने भी उसको कहा है कि आप नई तजावीज़ दें, ये हमें कबूल नहीं है। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, हमारा मुआशी मुस्तकबिल क्या होगा सर हमारा फिर? अच्छा देखें, कुछ दुरुस्ती के साथ मैं बात करना चाहता हूँ। वो ये कि एक तो आप निगोशिएट कर ही नहीं सकते थे, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते थे, आपका मजाज ही नहीं थे, आपकी गुफ्तगू का हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि आप स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत थे। स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान ऐसा मुल्क जब जबरदस्ती IMF से पैसे लेता है उसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं। उस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत आप उनसे बात नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं उनसे बड़ी गलती हुई, इसका रिग्रेट उन्होंने कर भी दिया,
अब मैं आपको आसानी से बताता हूं कि हमारे पास हंगामी हालात के लिए जो इसहाक डार साहब की गलतियां मैं नहीं बयान करने लगा, लेकिन 250 अरब रुपए सिर्फ, जो इतना गंदा बजट बनाने के बाद भी सिर्फ 250 अरब रुपए आपके पास बचे थे हंगामी हालात में इस्तेमाल करने के लिए। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही शर्त थी कि आपकी वजारत खजाना सारी कैबिनेट समेत जो है IMF की दरबार में हाजिर हो और वो कहे आलम पनाह हमें इजाजत दे कि हमारे मुल्क में जो है वो सिर्फ 400 यूनिट वाले जो है वो खुद सोजियां कर रहे हैं और बिजली के बिलों की वजह से लोग जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं, तबाह हाल हो चुके हैं, घरों के घर लुट रहे हैं, तो हम उनको कोई रिलीफ दे लें। तो उन्होंने 250 अरब रुपए का कहा कि हमने मुख्तस किए थे हंगामी हालात के लिए, तो आलम पनाह इजाजत दीजिए। IMF ने कल उसको रद्द कर दिया। वजह इसकी ये थी क्योंकि इसकी IMF के साथ गलत बयानी आपकी वजारत खजाना की, यानी उन्होंने कहा कि अगर हम इनको रिलीफ देते हैं तो 6.5 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। हालांकि ये IMF ने कैलकुलेट करके बताया कि 15 अरब रुपए का फर्क है। अब आप ये देखिए कि मुझे बताएं कि ये गलत बात है और गलत बयानी है। चुनाचे ये तो हो गया आपका किस्सा क्लियर। उसके अलावा जो आपका मजाक निगरान वजीर आजम साहब ने उड़ाया कि क्या फर्क पड़ता है, लोग डंकियां मार रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने अजीबो गरीब गुफ्तगू करके तो बेहतर ये था कि वो अपने मैंडेट के मुताबिक कोई गुफ्तगू ना करें और सिर्फ ये कहें कि बल्कि इलेक्शंस की भी बात इसलिए ना करें क्योंकि वो कर नहीं सकते। अगली बात मैं ये आपके सामने थोड़ी सी रखना चाहता हूं कि अगला मैटर है IPPs का। आपको ये तो बता दूं कि अब उन्होंने रद्द कर दिया तो अब आपके पास प्लान कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि IPPs का मैटर, जो 17 IPPs का मैटर ये है। दूसरा जो 9 IPPs जो का मैटर मैं आपको बताता, जो हड़ताल हो रही है उसके अंदर बार बार कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी की तरफ से बहुत बड़ी कॉल है, वो अदालत में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे IPPs के सारे केस। नहीं ले जा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आवाम को फिर बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी केस जो है वो AIC के अंदर जा चुका है, आलमी सालसी अदालत के अंदर। इस सालसी अदालत के अंदर 9 IPPs की सालसी अदालत जब चली गई थी उसके अंदर पैसे, सूद, जुर्माना अदा करना पड़ा था। उसके अंदर जो 9 कंपनियां को इजाजत है, अगर आपके मीडिया की तो मैं नाम ले दूं, उसमें एटलस पावर, हालमोर जनरेशन, हब पावर, लिबर्टी पावर लिमिटेड, निशाद चूनिया, निशाद लिमिटेड, ओरिएंट पावर कंपनी लिमिटेड, सैफ पावर कंपनी लिमिटेड, सैफायर इलेक्ट्रिक कंपनी, ये LCI के तहत वहां पर गई थी। इसके अंदर उनको जुर्माना भी हुआ था, केस भी हारी थी। फिर जो NTDC जो थी, NTDC जो है उसने 75 रोज के अंदर फैसला करना था, फिर केस दोबारा डाला इन्होंने। फिर उसके ऊपर क्या किया कि दोबारा से उनके ऊपर कायबोर प्लस 4.5% कायबोर भी लगा। असल रकम का 10.97 अरब रुपए के अलावा 2.45 अरब रुपए मजीद लगवा के 8 करोड़ 28 लाख रुपए के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मद में दिए। 1 करोड़ 5 लाख और 55 लाख USD डॉलर की जो लागत उनकी आई थी, जो इन्होंने केस वापस लिया। यानी मैंने आपको पूरा का पूरी गर्दान सुना दी है कि बुरी तरीके से ये ट्रिब्यूनल फारिग हुआ था। उन्होंने फैसला ये किया था इंटरनेशनल अदालतों ने कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नाकाम किस्म के डिसीजन लिए थे उसको आपको जो है IPPs को फैसला ये है कि उनको पैसे देने ही होंगे। यानी 2.64 खरब रुपए में से आपको IMF ने भी 450 अरब रुपए दिए थे। आप रीनिगोशिएट नहीं कर सके, रीस्ट्रक्चर नहीं कर सके, IPPs के साथ मुआहिदा तय नहीं हो सका। आप मुझे बताइए कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी और खास तौर पे नून लीग के मियां मंशर साहब के साथ गहरे ताल्लुकात नहीं है? क्या पंजाब पुलिस की सारी वर्दियां मियां मंशर साहब से नहीं बनती? और फिर क्या IPPs के ज्यादातर ताल्लुकात में इन्हीं की कंपनियां शामिल नहीं है? क्या और सारे के सारे जो लोग इन्हीं में शामिल हैं नहीं? अच्छा हसनैन साहब, सर ये बताइएगा, वैसे अगर सर IPPs की बात की जाए, अक्सर हम ये कहते सुनते हैं सियासतदानों को भी, और के महंगे मुआहिदे जो IPPs के साथ किए गए उसकी वजह से बिजली महंगी हुई है। तो सर इसमें तो फिर मुआहिदे करने वाली हुकूमतों का कसूर है, फिर जो IPPs हैं उनका तो सर इसमें इतना कसूर नहीं है। क्या कहेंगे सर इस मामले पर आप? IPPs का कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि वो कौमियत पर थे, ना ये कौमियत पे थे, ना ये मुल्क के साथ हुबे वतन थे, ना तो जिम्मेदार तो सर फिर हुक्मरान ही ज्यादा इसके हुए ना हसनैन साहब। हुक्मरान ने कट दिया। 1994 में बेनजीर साहिबा ने पावर पॉलिसी बनाई और उसके पास पावर परचेज एग्रीमेंट बनाया, जबकि मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक एक अजीबो गरीब बता दूं और आपके चैनल के अंदर अगर इसको लीड बनाया जाए तो बेहतर होगा। मैं सिर्फ आपको हैरान कुन बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ वापडा से शुरू हो जाइए। बिजली के महकमे में जो वापडा है उसके टोटल मुलाजमीन क्या है, मैं आपको आपके प्रोग्राम से लोग रट लें इस बात को, मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ। आप ये देखें कि सिर्फ 400 यूनिट की बात है
250 अरब हमें चाहिए थे, और हमारे पास जेब में 1 साल के लिए अगर ये मुफ्त बिजली बंद हो जाए तो मेरे 50 अरब मेरी जेब में आ जाते हैं। ये वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो पेश कर रहा हूं। अब अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 1,20,000 अंदाजा है कि ये वापडा के मुलाजिम, यानी कि सर अगर 400 यूनिट जो मुफ्त दिए जा रहे हैं मुलाजमीन को वही बंद कर दिए जाएं तो हमारी ये बिजली की ये जो मामला है ये बहरान खत्म हो सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? एग्जैक्टली नहीं, आप इसकी छोटी सी कैलकुलेशन सुन लीजिए। 1,20,000 आपके टोटल मुलाजमीन है, अंदाजा ये कि 300 से 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली इस्तेमाल है। अगर यूनिट 50 से 55 रुपए लगाएं तो 300 का मतलब हुआ कि माहाना 2 और सालाना 24 अरब रुपए हड़प कर रहे हैं। और अगर 600 यूनिट का हिसाब लगाया जाए तो माहाना 4 अरब और सालाना 48 से 50 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, यानी बिजली मुफ्त दी जा रही है। जिसकी और बिजली चोरी अलग है, उसके ऊपर नहीं आ रहा, बिजली खाई जा रही है जो मुफ्त दी जा रही है, जिसकी कीमत आवाम अदा कर रही है। ये सिर्फ, और अगर इसका ऑडिट हो जाए तो आप हैरान होंगे कि मामला और खराब होगा, मामला 100 अरब तक जा सकता है। तो इसके अलावा मुझे ये बताइए कि जब वापडा ने हाइड्रो पावर मेमन डैम और दासू डैम के ऊपर काम नहीं करना था तो ये मामला क्यों बनाया था? और आईपीपीएस को जब आपने सारा मामला किया तो ये अलग है, 500 अरब की बिजली चोरी अलग, और जो लाइन लॉसेस है उनका नुकसान अलग, और आईपीपीएस के समेत जो आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं वो अलग। तो आप इस डगर पे आ चुके हैं तो जहां आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है। और एक आपको बात बता दूं कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, ये मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि जो जनरल साहब की जो ताजरान के साथ गुफ्तगू हुई है, इसके बाद मुझे लगता है कि उनको एहसास हो गया होगा इस केयर टेकर सेटअप को। ठीक है, एहसास हो गया होगा। सर हसनैन साहब आप साथ ही रहिएगा, एक अहम खबर है अपने व्यूवर से वो भी शेयर कर लेते हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन जावेद साहब, जितनी सादगी के साथ सादा अल्फाज में आपने सारे मसले का सर हल निकाल कर रख दिया है, तो सर फिर तो ये इतना जो सोल्यूशन जो आपने बताया है ये तो हमारे अरबाब इख्तियार, हमारे हुक्मरानों को भी पता होगा, मुतलका इदारों और मुतलका लोगों को भी पता होगा। सर फिर तो कहीं ना कहीं इसमें जो सारा मसला है वो तो गवर्नेंस का है, करप्शन का है। तो एक यक जुम्बिश कलम इसको कहते हैं, यक जुम्बिश कलम, एक सिर्फ इशारा, हाँ, यक जुम्बिश कलम सिर्फ एक ऑर्डर दे दें कि मुफ्त बिजली बंद, अच्छा 500 अरब की रिकवरी होगी, फौरी तौर पे लाइन लॉसेस की रिकवरी होगी। मैं बड़ी मंसूबों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि मैं बड़े बड़े मंसूबों और दोबारा कैपेसिटी पेमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स की जरूरत है और हम कैपेसिटी पेमेंट्स वालों के साथ कैसे भुगतेंगे, 450 अरब पहले दे दिया, अब बाकी पेमेंट्स कैसे करनी है। आदात के शुमार से निकल आए, जो नुकसान होना था डैमेज हैज बीन डन। अब अगली बात आप ये देखें कि ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल जो आपके साथ किया गया, इंटरनेशनल पूरे जो इंटरनेशनल कीमतें जो ज्यादा हुई हैं वो सिर्फ 2% बढ़ी हैं, 85.08 डॉलर के करीब जो है वो अगस्त में बढ़ती है। यकम को 87.1%, सिर्फ 2% का इजाफा हो। आपको पेट्रोल के ऊपर आपकी ट्रिपल सेंचुरी 335 रुपए, यार खुदा का खौफ खाए, इतना बड़ा गैप। इसके बाद आपकी जो है वो डीजल के ऊपर 300 समथिंग, यानी सब के अंदर ट्रिपल सेंचुरी करते हुए आपने ये कर दिया। और हुआ क्या था, 305 रुपए जब पेट्रोल किया तो एक्स रिफाइनरी की कीमत थी 228.60 रुपए, ठीक हो गया। और जब ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब लगाई गई, हसनैन जावेद साहब से जो है उनकी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। बात सीधी सी है, अगर बड़ी देर से ये सियासी जमातों का मुतालिबा भी है कि ये अगर जो मुफ्त बिजली है वो देना बंद कर दी जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वहीं से बात को अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये बात कर रहा था कि आपकी 350 रुपए एक्स रिफाइनरी से 228, और फिर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप पर लगाई है वो 60 रुपए लगाई है। इसकी वजह से सारे पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अब अंदाजा कीजिए कि इसने ट्रांसलेट होना है। सबसे बड़ा मसला जो आर्मी चीफ ने जो है वो ताजरान के साथ भी उठाया कि इतना बड़ा गैप है आपकी इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में, इस गैप को फौरी तौर पे कंट्रोल करना है। लेकिन वर्ल्ड बैंक से लेके इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने भी कह दिया इस गैप को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये आपका जो है वो आर्टिफिशियली बनाया गया था। इस आर्टिफिशियल गैप के जिम्मेदार इसादार साहब हैं। और अब इस इंक्वायरी में जा रहे बगैर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो स्मगलिंग है, जो पैसा लोगों ने डॉलर के तहत नीचे किया हुआ है, तो एक टास्क फोर्स बना ले
कि फौरी तौर पे जो है वो खुफिया इदारे जो है वो खुफिया लोगों को भी तो पकड़ते हैं ना। तो इस तरीके से जाके चार जो अरबों डॉलर लोगों ने बेड के नीचे छुपाए हैं वो जरा निकाल लें तो ये मामला हल हो जाएगा। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि स्वीडन का पैसा निकल सकता है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा था कि चोरों के जो है वो पेट काट के रख दिए जाए, लेकिन जो पॉसिबल है कि बलूचिस्तान में बेशुमार खानदान ऐसे हैं, सिंध में खानदान ऐसे हैं और कई लोगों ने अपने बेडों के नीचे बहुत बहुत डॉलर जमा कर रखे हैं। आपको याद नहीं सेक्रेटरी खजाना थे गालिबन खालिद लांगू साहब, जिनके एक मामूली से ऑफिसर के घर से करोड़ों रुपया मशीन्स कम पड़ गई थी पैसों वाली गिनने के लिए, इतना पैसा निकला था। अच्छा, अब आप पूछेंगे मैं कोई स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं। अर्जेंटीना के अंदर भी क्या हुआ था कि लोगों ने डॉलरों को बेड्स के नीचे डालना जब शुरू कर दिया था तो उनके एक थे हावियर मैली बाद में उनके प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और सदर भी बने थे। उन्होंने कहा कि ये मसला बहुत ज्यादा हो गया, इधर स्मगलिंग हो रही है, लोग डॉलर दबा रहे हैं और लोगों को जब जो ओपन मार्केट में इतना बड़ा रेट मिल रहा है उनको क्या जरूरत है कि वो जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी को डिवैल्यू ना होने दें। तो उन्होंने क्या किया कि इसको अपने मुल्क को डॉलराइज कर दिया, मुकम्मल तौर पे अपनी करेंसी को ही डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपका अगर ख्याल है जो इसाकदार साहब करने आए थे तो इतना बड़ा डॉलर की छलांग ऐसे तो नहीं लगाते, तो कुछ सोच के आए होंगे ना। या तो फिर वो अर्जेंटीना बनाना चाह रहे थे या इक्वाडोर बनाना चाह रहे थे या पनामा बनाना चाह रहे थे। लेकिन सर बनाने पता नहीं क्या चाह रहे थे, लेकिन अलबत्ता आवाम को जो उन्होंने बना दिया ना सर, उसका तो अब बड़ी देर तक जिस तरह आपने कहा हैज़ बीन डन और पता नहीं कब तक इसकी तलाफी होगी। हालात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन जावेद साहब। दीगर हम सेगमेंट भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, CSS सिविल सुपीरियर सर्विसेज इसका जो इम्तिहान है इसको मुश्किल तरीन इम्तिहान तो कहा जाता है, लेकिन हर नौजवान का ये ख्वाब ज़रूर होता है कि वो एक दफ़ा CSS में अपीयर लाजमी हो। और लाजमी नहीं है कि और अक्सर ये होता है कि CSS के लिए अपीयर तो बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें कामयाब हो पाते हैं, अगले मराहिल तक पहुंच सकते हैं। अब वो तमाम नौजवान जो CSS करना चाहते हैं और वो इसको पास भी करना चाहते हैं इस इम्तिहान को, उनको टिप्स क्या चाहिए, गाइडेंस उनको किस तरह की चाहिए और वो क्या तरीका है जिस पे अमल करते हुए हमारे जो नौजवान हैं वो CSS की पहली अटैम्प्ट में पास हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए CSS एक्सपर्ट और होम सेक्रेटरी पंजाब आसिम रज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो माशाल्लाह जहाँ जहाँ आपको काम करने का मौका मिला आपने बड़े कामयाबी के झंडे गाड़े। TDCP में जिस तरह आपने काम किया वो तो सबके सामने है, हम खुद उसके ऐनी शाहिद हैं। आसिम भाई, CSS के हवाले से आपकी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, हम आपके लेक्चर्स देखते भी हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी नुमाया कारकर्दगी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। क्या टिप्स देंगे सर जो स्टूडेंट इस वक्त हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो अगर CSS में अपीयर होना चाहते हैं, सबसे पहले उनको करना क्या होगा, तकाजे क्या हैं इसके? अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक तो पहले छोटी सी तस्हीह कि मेरी जो पोस्ट है वो एडिशनल सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट की, और दूसरे नंबर पे ये कि CSS के अंदर कोई भी बच्चा या बच्ची जिस टाइम आता है उसके लिए पहली बुनियादी टिप ये है कि उसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये इम्तिहान है क्या और इस इम्तिहान में देखा क्या जाता है। देखिए, नॉर्मली होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के 14, 16, 18 साल तालीमी इदारों में एक ख़ास पैटर्न के ऊपर पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, और वो पैटर्न क्या है? नोट्स का रटा लगा लेने का, सारा साल सोए रहने का और इम्तिहान से पहले 15 दिन पहले जागने का और एक्टिवेट होने का और ग्रुप स्टडी करने का और पास हो जाने का। CSS इससे इंटायरली एक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ का नाम है, क्योंकि CSS के बीच में जो इसके 1200 नंबर का जो एग्ज़ाम है, एक तो कि बहुत ज़्यादा डिफाइंड इसका सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। ओवरऑल इसकी आउटलाइन गिवन है, ये पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने ब्रॉडली तैयार करना होता है, लेकिन उसके बीच में डिटेल और डेप्थ बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी हैं और कितनी गहराई के बीच में जाकर तैयार करनी है। जो लोग CSS के हवाले से बहुत डिटरमेंट भी होते हैं वो भी क्या करते हैं कि वो भी किताबें पकड़ते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। CSS यूँ नहीं होता। आपने पहले स्टेप के बीच में ये देखना है कि आपने कौन सी चीज़ तैयार करनी है और कितनी डिटेल में या कितनी गहराई के अंदर जाकर तैयार करनी है। CSS में हर टॉपिक जो है वो
उसको आप एट लेंथ तैयार नहीं करना चाहिए। मतलब हर टॉपिक की गहराई में जाना जरूरी नहीं है। कुछ टॉपिक्स सही। ऐसे हैं जिनमें बहुत गहराई में जाएंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बीच में सिर्फ आपको एक सरसरी सा एक अंदाजा आपको होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि मैंने ये पढ़ना है, फलां जगह से पढ़ना है, उसके ऊपर मटेरियल को गैदर करना होता है। इसका दूसरा स्टेप है कि आप मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करते हैं, और जो बेस्ट सोर्स है वो इंटरनेट है, कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और सोर्सेज को, डाटा को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कंपाइल करना शुरू कर देते हैं। ठीक। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं, वो ये है कि जो नॉलेज उन्होंने एक्वायर कर लिया, जो इल्म उनके पास आ गया, उसकी बुनियाद पर सवाल का जवाब कैसे देना है। क्योंकि जो चीज़ वो तैयार करके जाएंगे वो पेपर के बीच में वैसे नहीं पूछी जाएगी। बिल्कुल टोटली एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ जो है वो पेपर के बीच में ये आ वो जाएगी। चीज़ नहीं कि बस आप रट्टा लगा कर Exactly, गए हैं, ये ऐसा- सवाल आएगा और उसका यही जवाब पुट कतई कर ऐसा नहीं होता। तो आपने जस्ट नॉलेज एक्वायर करना है और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से कोई भी चीज़ मुझसे पूछ ली जाए, किसी भी एंगल से। किसी भी एंगल से पूछ लिया जाए तो मैं उसका जवाब दूं। और ये वो जगह है जिसके ऊपर बच्चे सबसे ज़्यादा जो स्लिप हो रहे होते हैं और मार खा रहे होते हैं। सही। तो जो इन तीन चीज़ों का ख्याल करता है वो कामयाब हो जाता है। अच्छा आसिम भाई, कैसे पता चलता है, कैसे सीएसएस को एक बहुत बड़ा हवा भी बना दिया गया है। कहा जाता है कि तुम तो नालायक हो, तुम्हारे तो मार्क्स इतने आते नहीं, तुम कहाँ से सीएसएस कर सकते हो। पेरेंट्स ही डिस्करेज करते हैं बच्चे को। पता कैसे चलेगा कि खुद को एक्सप्लोर कैसे हम कर सकते हैं कि यार ये है तो मैं सीएसएस ये कर सकता हूँ। इसके लिए क्या कोई आपको ये ज़रूरी है कि जिस बच्चे के CGPA 3.69 आया है तो वही इसके लिए एलिजिबल है? बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक एवरेज बच्चा भी सीएसएस के अटेम्प्ट पास कर जाता है। अच्छा, बड़ा रेलेवेंट आपका सवाल है, बड़ा पर्टिनेंटली आपने ये बात की है। देखिए, सीएसएस के अंदर जो चीज़ चेक हो रही है उसका जो माजी के ग्रेड्स हैं उनसे कोई लेना देना या कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये बड़ा क्लियर है। इसलिए कि सीएसएस अगर माजी के ग्रेड्स के ऊपर बेस कर रहा होता तो बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो कि दरअसल हमारी जो तालीमी मैदान है उसके जो हीरोज़ हैं बेसिकली, इंटर के बीच में, एफएसए के बीच में हर कोई या डॉक्टर बनना चाह रहा होता है या इंजीनियर बनना चाह रहा होता है मेजॉरिटी, तो वो फिर फेल ना होते। अगर जो सीएसएस है सिर्फ जो है वो सीजीपीए का ही और ग्रेड्स का ही या उसी तरीके से तैयारी का इम्तिहान होता, ये टोटली कुछ चीज़ें और हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे या बच्ची ने या उसके वालिदैन ने देखना है कि हमारा बच्चा इस काबिल है या नहीं, तो उसके 2-3 मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ठीक। पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चा या बच्ची जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता होगा, उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं सीएसएस या पीएमएस के इम्तिहान कर लेने के। नंबर 1। नंबर 2, जो जितना अच्छा प्रेशर को हैंडल कर लेता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक। ज़रा सा सवाल उन्हें हिला के दें और वो घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, बिल्कुल उनके हाथ पंप फूल जाते हैं। ये बच्चे नहीं कर सकते सीएसएस। नर्व्स पे अपने आप को बिल्कुल, ओवरकम जो करना। जितना ज़्यादा अपने आसाब के ऊपर काबू रख सकते हैं, प्रेशर को जितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो कर जाते हैं। अच्छा, फिर तीसरे वो बच्चे या बच्चियां जो जिनको कहते हैं ना धुन के बड़े पक्के हैं, लगन के बड़े पक्के कमिटेड हैं। मतलब अगर आपका बच्चा या बच्ची पढ़ नहीं रहा लेकिन वो गेम खेल रहा है और उस गेम के बीच में भी आपको लग रहा है कि वो बहुत कमिटेड है, तो ये एक अच्छा पोटेंशियल है उसके लिए ओके। कि जब वो सीएसएस की तरफ आएगा, क्योंकि एक उसमें एक लगन चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक अज़म चाहिए कि मैं करके रहूंगा। तो जिन बच्चों के बीच में ये होता है वो कर जाते हैं। फिर आखिरी चीज़ कि लर्निंग पार क्या है। कुछ बच्चे स्लो हैं लर्निंग में, मतलब आप उनको एक चीज़ समझाएं उन्हें समझ नहीं, आप रास्ता समझाएं उनको समझ नहीं आ रहा होता मैंने क्या करना है, किधर जाना है। कुछ बच्चे तेज़ हैं। अच्छा, जिन बच्चों की लर्निंग अच्छी है, जो तेज़ी से चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक, वो बच्चे कर सकते हैं, उनका ज़्यादा चांसेस होता है। अच्छा, आज जिस तरह आपने कहा कि ये वो उस तरह नहीं है सच के एक सिर्फ आपने तैयारी करनी है 15 दिन पहले और आपने पीयर हो जाना है, लेकिन सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी एकेडमीज़ हैं जिस तरह BA में भी लिखा होता है कि 2 दिन के अंदर तैयारी करें और पास हो जाएं, तो CSS के हवाले से भी हमें कुछ ऐसे बोर्ड्स और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें भी ऐसा ही मामला है जो एकेडमीज़ वगैरह ये दावा करती हैं 1 माह के अंदर CSS की तैयारी करें, 2 माह के अंदर CSS का इम्तिहान, यकीनी शर्तिया कामयाबी और पता नहीं क्या कुछ कहा होता है। देखिए, बात ये है कि 5वीं का बच्चा अगर है ना, 5वीं क्लास का, उसको भी अगर हमने जो सिलेबस है उसका कवर करवाना है तो वो 1 माह में, 2 माह में या 3 माह में या 4 माह में नहीं हो सकता, 5वीं के लेवल का भी। तो CSS तो पाकिस्तान का सबसे एक यूँ समझ लें कि एक बड़ा इम्तिहान है जिसका रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली सबसे बड़ा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उसको 3 माह या 4 माह के बीच में उसकी पूरी तैयारी कर लें? ये एक मार्केटिंग का यूँ समझ लें कि एक स्टंट या तरीक़ेकार हो सकता है। अच्छा, ये पहली बात है। इस बात का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये जो 3 माह, 4 माह या 5 माह वाले जो कोर्सेज हैं या 1 माह वाले कोर्सेज हैं, ये बिल्कुल बेकार हैं या बिल्कुल बेफायदा हैं? नहीं। अच्छा, इसके ऊपर भी जवाब नहीं है,
क्योंकि देखिए इनसे कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाती है कि व्हाट द CSS इज़ ऑल अबाउट। आपको इस CSS के हवाले से एक दफ़ा पूरे प्रोसेस से अगर गुजारना चाहें तो आपको ये गुजार सकते हैं, और उसके बाद में तैयारी फिर आपने खुद से करनी होती है। बिल्कुल, तैयारी एटलीस्ट कोई 1 साल का वक्त जो है वो डिमांड करती है। तो अगर कोई एकेडमी दावा करे कि हम 4 माह के बीच में जो सील बंद करके बच्चा तैयार करके प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में भेज रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उस 4 माह में या 2 माह में या 3 माह में भी इवन अगर वो अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हैं तो बच्चों को तमाम चीज़ों के बीच में से गुजारा ज़रूर जा सकता है। डूज एंड डोंट्स, उनके टिप्स, ये तमाम चीज़ें बताई जा सकती हैं और उनकी बुनियाद पर वो बच्चा या बच्ची बाद में खुद से तैयारी कर सकता है। ठीक। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ऐसा भी होता है कि आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आया, सबकी, हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो CSS में उससे अपीयर हो और हो जाए। कुछ लोग कहते हैं यार ये CSS जो है ना एक जुआ होता है, पास होने को हो भी जाते हैं, कुछ आके नहीं भी हो पाते हैं। आप डिटरमिन कर लेते हैं अगर कोई बच्चा आपके पास कोई स्टूडेंट आया है और वो CSS में अपीयर होना चाहता है, आपने उसको कहा हो कि यार तुम CSS ना करो, अपने वक्त का ज़ाया है, पैसे ज़ाया करोगे, तो ये आइडिया हो जाता है देख के भी, या सबको एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए, इसमें हर्ज कुछ नहीं है? ये भी बड़ा एक अच्छा सवाल है। अच्छा, पहली बात तो ये है भाई कि जो CSS है इसके बीच में जो 1 साल पढ़ना है, ये बाकी आपके जो तालीमी सफ़र है उसमें जो 16 साल या 18 साल किसी बच्चे या बच्ची ने पढ़ा हुआ है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो 1 साल का पढ़ना है, अगर आप रिवॉर्ड को छोड़ भी दें, बच्चा CSS में फेल हो भी जाए, ठीक, तो ये जो एज ए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है ये उस 16-18 साल से कई गुना ज्यादा होता है। यानी कि दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन है। ये कोई शक ही नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए CSS की तैयारी कर लेने के बाद में आपकी पर्सनैलिटी के बीच में एक ऐसी एक ग्रूमिंग आती है, आपको करंट अफेयर्स का पता चल जाता है, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है पता चलता है, आपको मईशत का पता चलता है, आपको पूरी दुनिया का पता चल रहा होता है। कुछ सब्जेक्ट्स के बीच में आपने अच्छी खासी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली होती है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपका बड़ा एक अच्छा जो है वो कमांड आप गेन कर चुके होते हैं। किसी महफिल में जाके फिर आपको कपड़ों पर या सूटों पर या ड्रामों पर बात करने की जरूरत नहीं होती, आपके पास गुफ्तगू करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल होती हैं, मौजूद होते हैं आपके पास। तो पहली चीज तो ये हो गई कि क्योंकि लॉस वाली चीज जो है ये है नहीं। दूसरा सवाल इससे ज्यादा जो है वो मजेदार है, वो आपने ये कहा कि क्या मैंने कभी किसी को बताया कि बच्चा आया हो शुरू में, मतलब कि जब कभी ऐसा होता था कि कोई मुझसे गाइडलाइन लेने के लिए आता था तो मैं एट टाइम्स उसको बता दिया करता था कि यार नहीं तेरा CSS नहीं होना तो कोई और काम कर ले। तो मैं बड़ा ऑनेस्ट, और मैं समझता था कि जी मेरी ईमानदारी का तकाजा ये है कि मैं एक बड़ा कैंडिड किस्म का एक जो है ये जवाब मैं उसको यहीं पे दे दूं कि भाई आप कोई और काम कर लो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे 2-3 चीज़ों का इदराक हुआ और मुझे लगा कि मेरी वो अप्रोच गलत थी। अच्छा, वो इदराक किस चीज़ का हुआ? पहले नंबर पे तो ये कि कभी किसी की उम्मीद या होप को नहीं मारना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग इसी उम्मीद के ऊपर जिंदगी है ना, अगर आप बिल्कुल स्टेज 1 के ऊपर किसी की उम्मीद को ख़त्म कर देंगे तो मालूम नहीं कि उसकी नफ्सियात के ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची फ़र्ज़ करें कि CSS नहीं भी कर पाएगा और वो CSS की तैयारी कर लेगा तो बेशुमार और जॉब्स के लिए या बेशुमार और चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद होगा। इवन मीडिया के फील्ड में भी अगर किसी बच्चे या बच्ची ने CSS की तैयारी की हुई है और उसके बाद वो अगर मीडिया की फील्ड में आता है तो आप देखिएगा कि उसका जो एक्सपोजर है, उसकी गुफ्तगू का तरीका, उसका चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका वो बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। CSS की तैयारी करने वाला बच्चा अगर अपना कारोबार भी करेगा तो वो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कारोबार कर सकता है। तो फिर इसलिए ये मुंह फट अंदाज में कहना जो है वो एटलीस्ट मैंने छोड़ दिया कि आप नहीं कर सकते। जो कोई तैयारी कर रहा है ज़रूर करे और रिजल्ट फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दे। अच्छा, बुनियादी गलतियाँ क्या होती हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया? स्टूडेंट्स जो हैं बुनियादी गलती क्या करते हैं जिसमें जो अच्छा शाइनिंग स्टूडेंट होता है वो, जिस तरह आपने कहा, ये एक टेक्निकल तरीका भी है कि वहाँ से मार खा जाता है। ज़्यादा गलतियाँ किस चीज़ में देखने में आती हैं? देखिए पहले नंबर पे तो ये है कि आप CSS 35 मिनट की गेम है। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि आपको जो 10 आपके सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल और मतलब ऐसे को निकाल के और प्रेसी वाले पेपर को निकाल के उसके बीच में जो हर सवाल है वो आपको हल करने के लिए 35 मिनट जो हैं वो अवेलेबल होंगे। ठीक। अभी जिस तरह मैं देख रहा था आप बहुत अच्छा तज्जिया कर रहे थे मईशत के ऊपर, मईशत के ऊपर, इकोनॉमी पे आप बात कर रहे थे, महंगाई पे आप बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। अब इसके ऊपर सवाल आ सकता है, इस दफ़ा भी जो 2024 की अटेम्प्ट है सवाल आएगा,
लेकिन उस सवाल को करने के लिए जो बच्चे और बच्ची के पास टाइम होगा वो कितना होगा, सिर्फ 35 मिनट। अब अगर मैं उस पर इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दे कोई बच्चा या बच्ची जो 4 घंटे में भी समाप्त ना हो सक रही हो, वो 35 मिनट में कैसे वो कैसे होगी? मतलब ये कि उसने बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम कर लिया, उसने एक स्मार्ट वे के बीच में तैयारी नहीं की। तो पहले चीज पे तो ये करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा एक अहम रोल प्ले करती है CSS के हवाले से। प्रेजेंटेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक बच्चे या बच्ची की लिखाई अच्छी है, दूसरे की बुरी है, दोनों ने अगर सेम मटेरियल प्रोड्यूस किया एग्जैक्टली सेम, तो जो बच्चा या बच्ची अच्छे तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करके आया है, अच्छी लिखाई में लिख के आया है, हाशिया छोड़ा हुआ है, मार्कर का यूज किया है, उसको हर सवाल में 1 या 2 नंबर ज्यादा मिल रहे होंगे दूसरे बच्चे या बच्ची से। अच्छा सर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर सवाल में 1 या 2 नंबरों का मतलब ये है कि आपको एक पेपर में 8 से 10 नंबर ज्यादा मिले, और एंड तक जाते जाते 100 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और सारी की सारी एलोकेशन फिर इसी बुनियाद। अच्छा आसिम भाई, एग्जाम में तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना कामयाब हो जाते हैं, छांटी लगती है इंटरव्यू में आके। इंटरव्यूज़ में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको क्या टिप्स देंगे, क्या चीज़ मैटर करती है ज़्यादा जब आप अपीयर होते हैं पैनल के सामने? अच्छा, ये पहले तो ये कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो छांटी होते हैं वो रिटन एग्जाम के बीच में होते हैं। 30,000 बच्चा देगा, 400 बच्चा इंटरव्यू तक के लिए आएगा। ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे ने इंटरव्यू पैनल के सामने बैठना है उसको ये समझ लेना चाहिए कि इंटरव्यू टोटली डिफरेंट है रिटन एग्जामिनेशन से। एंटायरली डिफरेंट है। हमारा जो रिटन का, अगर हमने मिसाल से समझाना हो तो जो रिटन का प्रेपरेटरी फेज है वो होता है लटके हुए मुंह के साथ, बिखरे हुए बालों के साथ, कि आपको अपनी होश नहीं है और टोटल आपने अपने आप को जो है वो गर्क किया हुआ है, फनाफिल एग्जाम किया हुआ है। और जो इंटरव्यू वाला फेज है वो टोटली इसके अपोजिट, आप एक स्माइलिंग फेस के साथ, जिस तरह आप अभी बैठे हुए हैं इस तरह का ड्रेस पहन के और एक बड़ा एक अच्छे से जेस्चर किस्म के देने वाला ये पोज है। आपने इस तरीके से एग्जामिनर के सामने जाना होता है, इंटरव्यू के सामने जाना होता है। बिल्कुल। देखिए, वो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपकी हाजिर जवाबी चेक करते हैं, आपकी हाजिर दिमागी चेक कर रहे होते हैं, और ये तमाम चीज़ें जब चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी एक बात कही है कि ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड भी मैटर करता है, कि वो स्टूडेंट को प्रायोरिटी पे उसको पास किया जाता है जिसका बैकग्राउंड जो है ब्यूरोक्रेटिक है, उसके फादर या उसके कोई मदर कोई सिविल सर्विस में हो। तो ये मिथ है या इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें सच्चाई भी है? ये एक्चुअली बात यकीनन किसी ऐसे बच्चे या बच्ची ने की है जो खुद फेल हो गया है और उसको लगा कि कोई जानने वाला पास हो गया, तो उसने ये अपनी नाकामी का मलबा वो फिर इस घर वालों को जो उसने बहाना लगाया वो उसने ये लगाया कि दरअसल मैं तो इसलिए रह गया। वो देखिए ना, उसके चर्चा ऐसा कतई नहीं होता। देखिए, जो इंटरव्यू पैनल है वो बहुत ज़्यादा यूज समझ लें कि अनबायस्ड वे में और बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस वे में चीज़ों को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं और एनालाइज कर रहे होते हैं। पर सिस्टम ऐसा है कि चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हुई हैं। अच्छा, एक चीज़, एक कुदरती एडवांटेज है, मसलन ये कि जिस तरह एक फैमिली के बीच में 2-3-4 ब्यूरोक्रेट, जैसे मेरी फैमिली है, मैं हूँ, छोटा भाई है, बहन है, फिर भाई जाजा, 4-5-6 लोग हैं। जब हमारे बच्चे उन सारों को काम करते हुए देख रहे होते हैं तो उनकी ग्रूमिंग डिफरेंट होती है, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके होते हैं कि हमारा काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। हम जब घरों में भी बात कर रहे होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की नॉर्मली कर रहे होते हैं, ड्रामों पे हमारे पास बात करने का कहाँ टाइम होता है। तो बच्चे लाशौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये बात यहाँ तक दुरुस्त है कि जो बच्चे इस माहौल में बड़े होते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख चुके होते हैं जो दूसरे बच्चों के पास नहीं होती। अदरवाइज तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फेवरेटिज्म, कोई मेरिट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और जितने वक्त में आसिम भाई ने इसमें समराइज़ किया है। और ये CSS के स्टूडेंट्स को एक चीज़ तो वाज़े रख लेनी चाहिए कि आपकी ग्रेड, आपकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं, आपकी डेडिकेशन, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं कि अगर आप अप टू डेट रहते हैं मौजूदा हालात से तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। दीगर हम सेगमेंट में शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। अब ज़रा सियासी मंजरनामे को मौज़ूए गुफ्तगू बनाते हैं, और सियासी मंजरनामे में सबसे अहम बात जो देखने में आ रही है, जिसका सबसे ज़्यादा इस वक्त जिक्र हो रहा है, वो ये है क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं। बज़ाहिर तो दूर दूर तक इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। और उसके अलावा एक और चीज़ जो इलेक्शंस के साथ जिसको कहीं ना कहीं मशरूत या नथी किया जा रहा है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। से पहले बहुत दफ़ा मरियम नवाज साहिबा भी डेट्स देती रहीं, नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी ये कहते रहे कि मियाँ साहब वापस आएंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा ये भी कहा कि सितंबर में उनकी वापसी मुतवक्के है। अब मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, इलेक्शंस कब होंगे, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान बना हुआ है। इसी पर बात करने के लिए
सीनियर रहनुमा नून लीग सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और राना साहब, आप अक्सर बगैर किसी टोक के, बगैर किसी अगर मगर के बातें, बड़ी बगैर लगी लपटी के बातें करते हैं। सर, क्या आपके पास इतलात हैं मियाँ साहब वापस आएंगे भी, या बस ऐसे ही एक पीएमएल के वर्कर को ज़रा उसको इन टच रखने के लिए, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसी बातें की जाती है कि मियाँ साहब आ रहे हैं? कोई हतमी डेट है, क्या लगता है आपको? Inshallah, by 15th of October, he'll be here, inshallah. By 15th of October? Yeah. राणा साहब, ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। 15 अक्टूबर को हमने दोबारा आपके साथ प्रोग्राम करना है, और अगर मियाँ साहब ना आए तो हमने आपको फाइन, आपको पेनल्टी डालनी है हमने, अगर ना आए। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, हतमी है, यानी कि ये तय है, जितना आपने बगैर सोचे समझे डेट दी है। आपने कल ख्वाजा आसिफ का बयान नहीं पढ़ा आज अखबारों की फ्रंट में? सर, अब तो बयानों से राणा साहब वैसे ही हमारा यकीन उठ गया, इतने बयान आते हैं, इतनी स्टेटमेंट आ रही हैं। मियाँ साहब खुद बड़े बेकरार हैं। तो थोड़ा डिले इसलिए हुआ, पहले सितंबर में था, अक्टूबर में इसलिए हुआ कि इलेक्शन का जो है ना जी डेट, वो थोड़ी आगे चली गई है। इंस्टेड ऑफ नवंबर, इट्स इन जनवरी नाउ, इस वजह से। तो वरना तो और कोई वजह नहीं है इसकी। एंड यू विल बी सीइंग, डेट अनाउंस हो जाएगी 2-4 दिन में इलेक्शन की, बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक। राणा साहब, वैसे लेट्स सपोज अगर मियाँ साहब आ भी जाते हैं तो सर हालात पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है कि जो डैमेज हुआ है, इवन पीएमएलएन को गवर्नमेंट के आने के बाद पीडीएम ने ये दावा किया था कि हम आएंगे, महंगाई बेहतर होगी, लेकिन इस 16 माह के दौरान जो महंगाई का तूफ़ान आया, इसहाक डार साहब जब आने लगे थे तब बहुत बातें दावे किए गए थे, इसहाक डार साहब आ रहे हैं, वो आएंगे और बिल्कुल मईशत हमारी पटरी पर आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तब भी फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा महंगाई में इजाफा हुआ। तो मियाँ साहब भी अगर आ जाते हैं, सर क्या फेस सेविंग होगी वर्कर के पास जाने के लिए? क्या आप नैरेटिव लेकर जाएंगे कि क्या हमने किया है अचीवमेंट? वोट के इज्जत का नैरेटिव था, पीडीएम के आने के बाद वो नैरेटिव दम तोड़ गया। अब नया नैरेटिव क्या होगा जिसको लेकर आप आवाम के पास जाएंगे? देखिए, ये बात सुने, जो हमें फीडबैक आ रहा है, आप तो सारे कैंडिडेट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं नून लीग के, वो तो फील्ड में हैं, वो लोगों को मिल भी रहे हैं। और वहाँ से जो हमारा सिस्टम ऑफ साइबरनेटिक्स है, जो फीडबैक आ रहा है, उसमें नो डाउट लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं, गिले गुजारियाँ भी हैं, लेकिन उनकी एक डीप सेंस ऑफ एसोसिएशन है विद द लीडर। और दे से दैट हमें उन पर यकीन है, वो आएंगे तो हालात में तब्दीली भी आएगी और हालात को बेहतर भी कर सकेंगे। क्योंकि पहले भी इस तरह के बड़े बड़े क्राइसिस में वो आए हैं, जंप किया है, और फिर अपनी मेहनत से और काबिलियत से और कमिटमेंट से उन्होंने चीज़ों को चेंज किया है। इसलिए लोग ये समझते हैं, क्योंकि उनके लिए और कोई रास्ता कौन सा हो, कौन मुदावा करेगा? कोई है ऐसी लीडरशिप आपके पास वैसे? राणा साहब मेरी बात सुन, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, मुझे इजाज़त दें। जी। तो अब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, ये हर पर्सनैलिटी का, वो भी तो देखते हैं ना लोग कि क्या क्या नहीं उन्होंने किया। मोटरवे का जाल बिछा दिया है, सी पैक को ले आए हैं, एटॉमिक पावर बना दिया है, और कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्होंने कर दी थी। और रेट्स आप क्या देख ही रहे हैं क्या थे उनके ज़माने में। वो तो उनको मतलब बड़ी ख्वाहिश हुई 2-3 जजेस की कि जी हम इसमें ज़रा अपना रोल प्ले करें मुल्क की तामीर में। उन्होंने मुल्क की तामीर कर दी, झूठे केसेस बना के उनको निकाल दिया। 1-2 जर्नैल थे, वो चाहते थे कि हटो पीछे, ऐसी बहुत ज़्यादा काबिल आ गए हैं, तो उनको पता है पॉलिटिशियन वो काम कैसे करते हैं। तो ये एक ट्रेजेडी हुई इस नेशन के साथ। तो अच्छा राणा साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन राणा साहब ये भी एक अलमिया है कि जो चीज़ हमसे नहीं हो पाती है, हमारे सियासतदानों से, कोई भी सियासी रहनुमा हो, उसका मलबा जर्नैलों पर या दूसरी चीज़ों पर डाल दिया जाता है, और जो चीज़ होती है उसका क्रेडिट खुद लिया जाता है। तो ये भी सर, अगर आप एक बुरी चीज़ का क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं कि उसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो सकी है, तो फिर अच्छी चीज़ का क्रेडिट भी इसी तनाजुर में लेना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने ना, मैंने कोई पीडीएम की कंट्रीब्यूशन की एक्सेप्ट फॉर के डिफ़ॉल्ट से बचे, मैंने कोई तारीफ की है ऐसी? मैंने कोई ऐसी बात की है? किसी का जिक्र किया है मैंने? इसलिए ये अंडरस्टूड है कि जो इनएडुकेसीज हुई हैं, चीज़ों को हैंडल उस तरह नहीं किया जा सका, क्योंकि हमारा जो प्रेडिसेसर प्राइम मिनिस्टर था, उसने इतने गहरे ज़ख्म लगाए कि उसने जो सॉवरेन एग्रीमेंट्स हो उसको उसने जो है वो रिबेल किया, और
रिवोल्ट किया, सारी दुनिया में उसने बदनाम किया, फॉरेन रिलेशनशिप तबाह उसने कर दिए मिडल ईस्ट के लोगों के साथ और बाकी मुल्कों के साथ। वो ही वाज अ बुल इन चाइना शॉप। तो ऑल अराउंड वो डिस्ट्रक्शन करके गया है, वो जो नहीं पूरी तरह संभाली जा सकी। हम ये नहीं कहते कि मुआवजे कर दिए हैं, लेकिन एक बहुत बड़े डिजास्टर से मुल्क जो है एक हद तक बचा हुआ है। लेकिन जब ये चेंज आती है आप देखेंगे इंशाल्लाह एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा मियां साहब का आना, क्योंकि एक टेस्टेड आदमी है, 3 दफा आए हैं काम, तो उनको नहीं उन्होंने पूरी तरह करने दिया। राणा साहब, अगर मैं आपकी imagine बात करें- को इस एंगल से लूं सर, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते इन 16 माह के अंदर, तो हालात इतने वस्त ना होते जितने वस्त आज हैं? नहीं, इसमें कोई रूलिंग की बात नहीं है। वो थे ना 2017 में, अगर वो 2017 में चलते रहते तो आप देख ही रहे थे कि अपना ग्रोथ क्या थी, जीडीपी की ग्रोथ क्या थी, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्स क्या थे, और प्राइसेस क्या थी, फूड सिक्योरिटी की क्या प्राइस थी, फूड इन्फ्लेशन 4% था, मतलब कुछ इन्फ्लेशन था ही नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, और रेट्स आप देख लें क्या थे पर यूनिट। तो बात ये करने वाली है कि एक कुछ चलता निज़ाम जो है, हमारे मेहरबानों ने, जिनको बड़ा शौक होता है हर 2-3 साल बाद आके बंदे को निकालना और फिर खुद भी ना संभाल सकना, तो उन्होंने एक निज़ाम को बर्बाद कर दिया। अब अल्लाह करे हिदायत दे। अब तो मेरा ख्याल आपका जो सेटअप है वो तो कहते हैं जी वी विल नॉट टच इट विद द लॉन्ग पोल, अपना अपना काम करें, हम असिस्ट करेंगे गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ वो कहेगी। ये है, वो तो खुद बड़े मिशनरी करनी शुरू कर देते हैं ना। आपको पता ही है जो उस वक्त के रहील शरीफ साहब क्या कहा करते थे, और बाजवा साहब ने क्या क्या किया, और उनके साथियों ने क्या किया क्या। और जो सबसे बड़ा जो वाक़या हो गया वो टीटीपी वाला हुआ। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको सुनाया था कि हम लोग बैठे हुए थे वहाँ, तो जो वहाँ के उस वक्त के जो डीजी आए थे उन्होंने ब्रीफिंग दी पार्लियामेंट के लोगों को, जो कमेटी है, कि जी हम सुलह करना चाहते हैं टीटीपी के लोगों से। ईमानदारी की बात है, हर बंदे ने कहा खुदा के लिए ये ना करें, ये बड़े इनक्रेडिबल लोग हैं, ये एक्सपेरिमेंट को ना करें, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने जाके किया, 5000 बंदे आबाद किए लाके। फिर वो जेट ब्लैक जो थे, जिनको 5-5 दफा सजाए मौत हो चुकी थी, उनको छुड़ाया अलवी साहब से और उनको बाहर लाए। उन्होंने आगे तूफान मचा दिया। कोई ये इतनी तो विजडम होनी चाहिए कि ये जो लोग काम करते हैं ये ऑन देयर ओन नहीं कर रहे। इसके पीछे रॉ है, इसके पीछे फंडिंग है, इसके पीछे मुसाड है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। इसको देखने की कुछ तौफीक और कॉम्पिटेंस तो होनी चाहिए साहब। वो खारजा पॉलिसी की नाकामी तो अपनी जगह आप है, लेकिन सर अभी सर ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं और नून लीग के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब उतरेंगे, जब लैंड करेंगे पाकिस्तान के सरजमीन पर, तो 10 लाख लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। सर आपको लगता है कि अब इवन के PMLN का वर्कर भी है, उसको मईशत के अंदर सर इतना बेचारे को उसके अंदर उलझा के रख दिया है कि उनका अब ये मौजूद गुफ्तगू नहीं है कि मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो बिल्कुल मायूस हो चुका है। मियाँ साहब हो, PTI हो या कोई भी हो, सर आम वर्कर की PMLN के अलावा इतनी दिलचस्पी किसी की नहीं है कि मियाँ साहब आएंगे, और ये तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है किसी की कि मियाँ साहब के आने से कोई हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सर ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इट विल टेक टाइम सर। It will take time, no doubt, but it will be indeed tumultuous welcome. There will be mammoth crowds. मैंने आपको पहले भी कहा कि लोगों के लिए ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऐसा लीडर है जो उस कद काट का है इस मुल्क में, ये भी तो देखें ना आप। तो इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब मुश्किल हालात में हमें छोड़कर बाहर बैठ गए हैं। मुश्किल हालात में मियाँ साहब को यहाँ पर होना चाहिए था। क्या उनकी जान के पीछे थे वो, उनको तरह तरह की वो मेडिसिन दे रहे थे। ही वाज ऑलमोस्ट डाइंग जब वो गए यहाँ से। ये कोई निज़ाम ऐसा था, उनकी तो एफर्ट ये थी कि अब इनको खत्म कर दिया। राणा साहब, मियाँ साहब सऊदी अरब जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, सर पाकिस्तान आते हुए ही ज्यादा अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन सवाल तो उठते हैं ना सर। आपका क्या ख्याल है कि उन्हीं लोगों के साथ जो लॉ को वायलेट करते हैं और लॉ के कस्टोडियन है, उनके हाथ में अपना गला पैर पकड़ा दें? सर 16 माह आपके भाई की गवर्नमेंट थी ना, मियाँ साहब के भाई की गवर्नमेंट थी, उसमें तो आ सकते थे। गवर्नमेंट क्या चीफ जस्टिस, भाई चीफ जस्टिस था, PM तो था सही ना। नहीं, PM क्या कर सकता है? PM को प्रोसिक्यूटर है, PM को ट्रायल जज होता है। आप देख नहीं रहे? आपको ये लोगों ने कहा, मैंने सुना टीवी के ऊपर भी दोस्तों को, कि जजेस में एक PTI विंग है, जजेस ऑनरेबल जजेस का PTI विंग है जो PTI के लिए ही काम करता है। तो इसमें कोई शक है?
तो यानी कि आपने सुना नहीं था, चीफ जस्टिस साहब के रीमा- जाने का वेट हो रहा है कि वो जाएंगे, उसके बाद मियां साहब आएंगे। रीमा उमर का आपने एनालिसिस सुन लिया था, जो एडवोकेट जो बाहर से पढ़ के आई हुई है। 17 इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं उन्हीं ऑनरेबल 3 जजेस ने सुने। क्या बाकी नहीं थे? बाकी सीनियर लोग कहाँ गए? काजी ईसा कहाँ गए? सरदार तारिक कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? तो ये लॉपसाइडेड है सारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसको भी तो देखें ना आप, ये इतना सिंपल इशू नहीं है जितना हम समझते हैं। लेकिन राणा साहब, इसलिए जब इंशाल्लाह भी मियां आपको- साहब आएंगे केसेस को तो एक दफा उनको फेस तो करना ही होगा सर, चाहे इस केस सीजे के उनके तौर खिलाफ पर है आए या कौन अगले सा? चीफ जस्टिस साहब के देखें, टाइम पे आए। वो जो को अक्यूज जो थे बीबी मरियम, उनको क्विट कर दिया उन्होंने। अपना रिकॉर्ड मैंने खुद वहाँ बैठा हुआ था चीफ जस्टिस साहब ने, उस ऑर्डर में भी है कि मियां साहब के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। और आपने देखा जो ओरिजिनल ऑर्डर है जो जज बशीर का है, पेज नंबर 172 पैरा 2, वो कहता है कि मैंने देखा मेरे पास कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं आई टू प्रूव दैट मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कोई एक जुर्म किया जो हो जो आर्टिकल 9 के तहत हो, विच स्पीक्स फॉर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस। इसलिए देयरफॉर आई hereby quit both of them। ये बेस बना उनका वहां के हाई कोर्ट से भी, और बेल का भी बेस यही था। ट्रायल जज कहता है कि आई क्विट बोथ ऑफ देम। आगे जाके उन्होंने फिर जो सरीना वाला था मामला, वो जो बाद में लगा है सजा का, तो साहब की तो बेसिस ही कोई नहीं है, इसलिए दिस इज नो केस। सही बात ये है। तो बहरहाल चलें सर, राणा साहब, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जो है मियां साहब को खैरियत से भी रखे और वो पाकिस्तान आए, केसेस का सामना भी करे। सियासतदान जो होता है, जेलें और सियासी मुकदमे उसके लिए तमगा होते हैं, नई सियासी ज़िंदगी नई जला बख्शते हैं। बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब आपका, आपके वक्त का। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।